हाय एवरीवन। आज जो हमारी क्लास है वो मेनली जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होना है 7 तारीख को, ठीक है। 7 अगर बात करें मार्च से आपकी परीक्षा है, तो उसके लिए पूरा जो खंड है यानी कि 55 नंबर की जो पूरा एक पार्ट है वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे आज के वीडियो में, ठीक है। हमारा उद्देश्य आपका तत्काल रिवीजन कराना है कि आपका पूरा एक रिवीजन एक वीडियो में हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा खंड एक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण और स्वास्थ्य। सबसे पहले बात करते हैं कि पोषण क्या है। तो पोषण वह क्रिया है जिसमें जीव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक है, क्या करता है, वातावरण से अपने सराउंडिंग जो भी है उससे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसको पचाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उसका अवशोषण करता है और उसके बाद पचित भोजन का यूज जो है वो विभिन्न क्रियाओं में करता है और अंत में जो वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से रिमूव कर देता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अगर बात करें, पाचन नहीं कहते, इसको हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और जिसमें याद रखना है पोषण का एक स्टेप क्या है, पाचन भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण जो है वो दो प्रकार का मेनली होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण, ठीक है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो जीव जिन जीवों में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है ऐसे जीव ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, यानी कि स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और जिन जीवों में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है ऐसे जीव जो है वो विषमपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है, यानी हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्वपोषी पोषण जो है उसको किसमें प्रेजेंट होता है। तो स्वपोषी जो पोषण है वो मुख्यतः हरे पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हरे पौधों में पाया जाता है, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त तो स्वपोषी जो पोषण है वो कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिसे BGA हम क्या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया वगैरह, इनमें भी, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। स्वपोषी ये पोषण दर्शाते हैं। बात करें विषमपोषी पोषण, तो विषमपोषी यानी हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो कुछ पौधे भी दर्शाते हैं और जंतु भी दर्शाते हैं। अब कुछ पौधे, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कुछ पौधे जो है वो कीड़ों को खा लेते हैं, ठीक है, कीड़ों से अपना अगर बात करें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट, ठीक है, पिचर प्लांट निपैंथी जिसको बोलते हैं एंड वीनस फ्लाइटर वगैरह, ठीक है। तो उसके क्या होता है, कीड़ा अगर बैठता है, इंसेक्ट बैठता है तो वो ऐसे बंद हो जाता है, वीनस फ्लाइटर। ऐसे ही इसी तरीके से पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट जिससे घटपर्णी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना अट्रैक्टिव होता है कि कलर से अट्रैक्ट होकर कीड़ा वहाँ पर आता है, इंसेक्ट, और वो ढक्कन बंद हो जाता है और उसके बाद एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उसका डाइजेशन वगैरह कर लेते हैं। चलिए, तो विषमपोषी न्यूट्रिशन कुछ प्लांट भी दर्शाते हैं, जैसे कीटभक्षी प्लांट, कुछ परजीवी प्लांट भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि अमरवेल कसकोटा में आता है। वही जो अगर जंतु की बात करें तो जंतु भी विषमपोषी पोषण ही दर्शाते हैं। जंतुओं को हम विषमपोषी जो जंतु होते हैं उनको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं मेनली। पूर्णभोजी, ठीक है, पोषण दर्शाने वाले जीव, परजीवी पोषण दर्शाने वाले जीव और मृतोपजीवी पोषण दर्शाने वाले जीव। यानी कि अगर बात करें पोषण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। वहीं विषमपोषी पोषण जो है वो पौधों में और जंतु में पाया जाता है। कुछ पौधे, ठीक है, जैसे कि कीटभक्षी पौधे और परजीवी पौधे, ठीक है, इनमें विषमपोषी पोषण होता है। वहीं कुछ जंतु जंतु तो सारे ही ज्यादातर, ठीक है, तो जंतुओं में पूर्णभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी प्रकार का पोषण पाया जाता है। विषमपोषी की ये कैटेगरी है, ठीक है, इसको हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। विषमपोष पूर्णभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइट न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। बात करें पूर्णभोजी पोषण क्या होता है, तो पूर्णभोजी पोषण जो है जो मुझ में पाया जाता है, आप में पाया जाता है, गाय भैंस कुत्ता, ठीक है, बिल्ली वगैरह सब में जो पोषण पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पूर्णभोजी पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। प्राणी संपोषी इस तरीके से बोल देते हैं। तो पूर्णभोजी पोषण याद रखना। तो पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपरदकारी, ठीक है, जिसे हम सफाई कर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर बोलते हैं, याद रखना। अपरदकारी सम्मिलित है, ठीक है, जैसे गिद्ध वगैरह है, वल्चर वगैरह है, ठीक है, ये भी इसमें आते हैं, ठीक है। सफाई कर्मी, केचुए वगैरह जो है अपराधकारी, ये भी, ठीक है, किसमें आते हैं, अगर बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन दर्शाते हैं, जो कि विषमपोषी का ही एक प्रकार है, ठीक है। मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आता है। परजीवी की बात करें तो परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण वो होता है जिसमें जीव जो है सिंथेसिस भोजन का नहीं करता, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के लिए किसी अन्य पर डिपेंड रहता है। जैसे कि अगर बात करें तो हमारे पेट में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है, वर्म जैसे, ठीक है, टैप वर्म वगैरह, राउंड वर्म, पेन वर्म, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे परजीवी हैं। पेड़ों में भी परजीवी का हमने देखा था, जैसे अमरवेल, ठीक है। अगर बात करें परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और अंतःपरजीवी, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। चलिए, मृतोपजीवी देखें तो प्रथम मृतोपजीवी पोषण क्या होता है, जिसमें जीव जो है वो जो मृत जीव है उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। चलिए, फंगस वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फंगस, फफूंद,
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम डिटेल इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर अभी रिवीजन सीरीज चल रही है, तो आपको पूरा हमारा जो एक लेक्चर है इसमें हम पूरा खंड एक कंप्लीट करेंगे इसलिए, ठीक है। तो इतना बस एग्जाम की दृष्टि से देखें कि आपका रिवीजन होता चले। चलिए बात करें अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी पूर्णभोजी पोषण, ठीक है, पूर्णभोजी पोषण। तो पूर्णभोजी पोषण मनुष्य में पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, शाकाहारी है, ठीक है, शाकाहारी नहीं सर्वाहारी, मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है, ठीक है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ है। तो याद रखना पूर्णभोजी पोषण जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली वगैरह में पाया जाता है, तो मनुष्य में भी पूर्णभोजी पोषण ही प्रेजेंट होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमको पढ़ना है, किसमें पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। और इसे 5 चरणों में हम डिवाइड कर सकते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को, यानी कि ठीक है, मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया होती है उसको हम 5 चरणों में पढ़ते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्त्याग, ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन, ठीक है। चलिए जिसमें हमने देखा कि पाचन भी, ठीक है, यानी अंतर्ग्रहण में भोजन को ग्रहण करा, पाचन में पचाया, फिर पचित भोजन का अवशोषण हुआ छोटे आंत में, ठीक है, स्वांगीकरण हुआ यानी कोशिकाओं ने उसको यूज करा, और लास्ट में जो अपचित भोजन था बॉडी से रिमूव हो गया यानी बहिर्त्याग हो गया। तो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को मेनली मनुष्य में देखना है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस में यही है कि पोषण और स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो हम मनुष्य में देखते हैं, तो मनुष्य क्या है, विषमपोषी पोषण दर्शाता है, विषमपोषी पोषण दर्शाता है। विषमपोषी में भी किस प्रकार का पोषण अगर हम बात करें तो पूर्णभोजी यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन दर्शाता है मनुष्य, ठीक है। मनुष्य में होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है विषमपोषी पोषण है, इसमें मनुष्य पोषक तत्वों को ग्रहण करता है भोजन से, ठीक है। अब ये पोषक तत्व कौन कौन से प्रकार के होते हैं, अगर हम देखें ये पोषक तत्व कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य जिन पोषक तत्वों को भोजन से ग्रहण करता है, ठीक है, तो वो पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट, ठीक है, विटामिन मिनरल्स वगैरह, ये सारे ही पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि पोषक तत्व जो है वो हमने देख लिया कि मनुष्य जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन दर्शाता है, ठीक है, और यानी कि विषमपोषी जीव है और होलोजोइक न्यूट्रिशन दर्शाता है, और भोजन में विभिन्न प्रकार के अपने आहार में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ठीक है, पोषण की क्रिया के अंतर्गत। तो वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, पोषक तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, दीर्घ मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है, यानी कि जिनको वो भोजन में अधिक मात्रा से लेता है, जिनको कम मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है। तो देख लेते हैं दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। तो दीर्घ मात्रिक में मुख्यतः अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, साथ ही जल, ठीक है। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत अगला पोषक तत्व क्या है, जल, क्या है, जल। तो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल है, ठीक है, जिसे मनुष्य अपने भोजन से अधिक मात्रा में लेता है, ठीक है। वहीं दूसरे पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, जिसके अंतर्गत विटामिन और खनिज आते हैं, और इन्हें मनुष्य जो है भोजन से कम मात्रा में ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए है सारे पोषक तत्व ही। चलिए बात करते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो दीर्घ मात्रिक, ठीक है, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसे मनुष्य अपने भोजन से प्राप्त करता है। सोर्सेस कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि चावल है, गेहूं है, अगर बात करें आलू है, ठीक है, इत्यादि से मनुष्य कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के फलों में से भी उसको जो शर्करा मिलती है उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट जो है अगर बात करें तो एक प्रकार के कैसे पोषक तत्व हैं, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व हैं, ठीक है। ये अगर बात करें तो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन इनकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट जो है उनसे हमको ऊर्जा मिलती है। किस क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट को हम क्यों ग्रहण करते हैं, हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ठीक है। चलिए बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उनको हम मुख्यतः 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सैकेराइड यूनिट यानी सैकेराइड जो इकाई देखिए सब में सैकेराइड 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 कॉमन है, सैकेराइड मतलब शर्करा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड यूनिट के बेस पर 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जो एक सैकेराइड इकाई से मिलने से बनते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, राइबोज, एरिथ्रोज इत्यादि, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जो एक सैकेराइड, मोनो मतलब एक सैकेराइड इकाई से मिलने से बनते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, एरिथ्रोज इत्यादि। राइबोज, पेंटोज वगैरह याद रखना, ये जो है वो हेक्सोज शुगर वगैरह है, ठीक है, याद रखिए। तो ये सारे जो है वही अगर बात करें एरिथ्रोज क्या है, टेट्रोज 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, एक तो शर्कराएं है, ये यहाँ से ये 6 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 4 कार्बन, एक तो शर्कराएं, ठीक है। चलिए बात करें ओलिगोसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड जो है उसके अंतर्गत बात करें तो 2 से ऊपर, ठीक है, और 9 तक,
जो है सैकराइड इकाइयों के मिलने से बनते हैं, ओलिगोसैकराइड कहलाते हैं, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और रेफिनोज। ठीक है, इसके अंतर्गत उदाहरण आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और रेफिनोज क्या है? ओलिगोसैकराइड है। वही बात करें पॉलीसैकराइड, तो 10 या 10 से अधिक, ठीक है, यानी कि 9 से ऊपर, ठीक है, 10 या 10 से अधिक सैकराइड इकाइयों के मिलने से बनते हैं, जिन्हें हम पॉलीसैकराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। ठीक है, काइटिन जो है इसका जो विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं, ठीक है, जीव होते हैं, उनका जो बाहरी आवरण होता है वो मतलब आवरण, कंकाल जो है वो काइटिन का बना होता है, याद रखना। जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, अगर काइटिन आता है, बहुत से बच्चे प्रोटीन लगा देते हैं। काइटिन क्या है? अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, केराटिन होता है प्रोटीन, जिसके हमारे नाखून, बाल वगैरह बने होते हैं, ठीक है, याद रखना। वही ग्लाइकोजन जो है वो भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और स्टार्च भी क्या? कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, पॉलीसैकराइड। चलिए, ये हो गया हमारे कार्बोहाइड्रेट। इनसे हमको क्या मिलती है? इनसे हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इनका डाइजेशन होता है, एंड लास्ट में ये जो है मोनोसैकराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए, बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है, ठीक है, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन जो है इसमें अगर बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद रखना प्रोटीन के बारे में वर्जिलिस ने बताया था। प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होती हैं, ठीक है, याद रखना, जिसमें से 9 जो होती है वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इसे मनुष्य जो है भोजन से प्राप्त करता है, ठीक है, बाकी अनावश्यक अमीनो अम्ल होती है। चलिए, प्रोटीन जो है उनको मुख्यतः 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। क्या? सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि मुझे पूरा खंड एक कंप्लीट कराना है इस एक लेक्चर में, ठीक है, तो मैं थोड़ा उतना बताऊंगी कि जो आपके रिवीजन के लिए, ठीक है, सर्वोत्तम है। इससे बाहर रिवीजन को करना बेकार है। आप ये कर लीजिए, मेरा एक पूरा लेक्चर देख लीजिए, आपकी पूरे खंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल ही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस। चलिए, तो प्रोटीन अगर बात करें तो प्रोटीन के अंतर्गत उनको हम 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ठीक है। अभी संयुग्मित प्रोटीन क्या होते हैं? ठीक है, जो अमीनो एसिड के अतिरिक्त संयुग्मन हो गया, कोई अन्य ग्रुप के जोड़ने से बनते हैं, उन्हें हम संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं, जैसे फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन इत्यादि, ठीक है। वहीं अगर बात करें व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन वो होते हैं जो सरल प्रोटीन के, ठीक है, जड़ गठन से बनते हैं, उसके टूटने विघटन से बनते हैं, सरल प्रोटीन के विघटन से बनते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं, जैसे कि पेप्टोन, ठीक है, प्रोटीज वगैरह, ये सारे क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन है। प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट से हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है, हमने देख लिया, ठीक है। वही प्रोटीन जो है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, याद रखिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर 4 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर 4 किलो कैलोरी की एनर्जी लगभग प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन हमारे क्या रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं वगैरह हैं, ठीक है, हमारे उनका रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। बात करें अगर वसा की, ठीक है, तो वसा जो है, वसा भी क्या है? दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है, ठीक है। वसा क्या है? दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है, ठीक है। अगर बात करें वसा, तो वसा जो है वो ऑर्गेनिक नेचर का है, यानी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और वसा को मुख्यतः 2 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं: संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, यानी सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जिसमें से संतृप्त वसा जो है उनके सोर्सेज क्या है? वो जंतु वसा है, ठीक है। ये जंतु एनिमल से हमको जो फैट प्राप्त होता है वो क्या है? ज़्यादातर अगर बात करें तो संतृप्त सैचुरेटेड फैट है। वही जो असंतृप्त वसा है उसका वो सोर्सेज जो है वो क्या है? प्लांट है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट जो है हमको पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। उदाहरण है जैसे कि पाम ऑयल, ठीक है, डालडा। डालडा मतलब वो आता है ना, घी तो रहता नहीं है, नकली घी, उसका नाम डालडा लिखा रहता है। डालडा पहले चलता था, खजूर का पेड़ रहता था उसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है? एनिमल फैट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें पौधों से प्राप्त होने वाले जो वसा होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट कहलाते हैं, ठीक है। और इनके सोर्सेज जो है पौधे होते हैं। तो इसका उदाहरण है जो आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो सब्जी बनाने में, सरसों का तेल, ठीक है, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ठीक है, जो भी आप ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ठीक है, जो भी सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, ये सारे जो है वो क्या है? हमारे असंतृप्त वसा है, ठीक है। कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनमें भी हमको ड्राई फ्रूट्स में भी हमको क्या? अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा मिलता है, ठीक है, याद रखना। इसके अतिरिक्त जो मछली है, ठीक है, मछली इसमें ये वाला मछली का जो फैट है, ठीक है, मछली से हमको किस प्रकार का फैट मिल रहा है? अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। याद रखना संतृप्त फैट जो है इनसे ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, वहीं असंतृप्त वसा जो है वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। असंतृप्त वसा को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए,
अगर बात करें संतृप्त वसा का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा एक बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, नाम सुना होगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्या ऐसा है कि अगर हम असंतृप्त वसा का सेवन करेंगे तो क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा? जी नहीं, असंतृप्त वसा का सेवन करेंगे फिर भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल असंतृप्त वसा का सेवन करने पर बढ़ता है उसे बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल संतृप्त वसा का सेवन करने से बढ़ता है, यानी कि सैचुरेटेड जो फैट है उसका सेवन करने से बनता है, उसे बोलते हैं हम बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये अगर हम सेवन करते हैं ना तो ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर बात करें नॉर्मली वसा जो है वो जमने लगता है, ठीक है। यानी कि ये वाले जो है वो ज़्यादातर जम जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगर बात करें स्वास्थ्य के लिए ये खराब है, ये अच्छे होते हैं। बात करें अगर जल की, तो जल भी क्या है? दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। तो हम अधिक मात्रा में लेते हैं एक व्यक्ति को, ठीक है, प्रतिदिन लगभग 3 लीटर, कितना? 3 लीटर जल ग्रहण करना चाहिए। हालांकि विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, वातावरण परिस्थितियां हैं, शारीरिक दशा, उसके अनुसार इसकी मात्रा परिवर्तनीय होती है, लेकिन औसत बता रहे हैं तो 2.5 से 3 लीटर जल जो है एक व्यक्ति को प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। तो ये हमने देख लिया दीर्घ मात्रिक तत्व, ठीक है। हमारे सिलेबस में भी यही था कि पोषण क्या है, संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार बता दूं कि संतुलित आहार वो होता है जिसमें मनुष्य, ऐसा आहार जिसमें मनुष्य विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनको एक निश्चित मात्रा में ग्रहण करे, ताकि उसकी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होते रहे, उसकी बॉडी की रिपेयरिंग होती रहे, ठीक है। साथ ही अगर बात करें विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके संचालन के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसको आवश्यकता होती है, वो सभी पोषक तत्व उस भोजन में उपस्थित हों। तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? उसकी बैलेंस डाइट कहलाता है, ठीक है। अब बात करें, हमारा ये पहला टॉपिक था कि पोषण, जिसमें था हमारा संतुलित आहार, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद था माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म मात्रिक और दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। तो हमने दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व देख लिए। जल पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, सभी परिचित है कि जल जो है, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। H2O से मिलकर बना होता है। जल का काम जो है हमारे शरीर में ताप नियंत्रण करना होता है। बात करें हमारे शरीर में जल जो है वो विभिन्न पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो किडनी, ठीक है, किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसकी इकाई होती है, और उससे क्या होता है? हमारा जो ब्लड है वो उसका फिल्ट्रेशन होता है और मूत्र बनता है, ठीक है। तो मूत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक पदार्थ है बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। साथ ही विलायक के रूप में भी जल का काम करता है। विभिन्न प्रकार का पदार्थ जो है जल में घुले रहते हैं, ठीक है। हमारा जो ब्लड है, ब्लड का अधिकांश भाग क्या है? जल ही होता है। तो इस तरीके से जल जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे हो गए दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। हमने पढ़ लिए अपने दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, जिसके अंतर्गत बात करें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा और जल। जिसमें से जल जो है उससे हमको किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, याद रखिएगा, जल से हमको किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए बात करें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो हमने वसा पढ़ा, तो इनसे हमको एनर्जी मिलती है। इनसे हमको तीनों से ही हमको क्या मिलती है? इनकी तीनों की ही कोई ना कोई कैलोरिफिक वैल्यू बताया था ना, 9 किलो कैलोरी फैट से, 4 किलो कैलोरी प्रोटीन और वसा से, ठीक है। तो इन कार्बोहाइड्रेट और वसा से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितना? 4 किलो कैलोरी, वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और कुछ इनके अन्य फंक्शन भी है। बात करें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की, तो सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व हैं उनको हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? अगर सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है, हमने क्या लिखा? हमारे सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, उसको हम मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हमारे क्या कहलाते हैं? विटामिन। पहले हमारे क्या कहलाते हैं? अगर बात करें विटामिन, विटामिन क्या है? एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वहीं दूसरे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं, ठीक है। खनिज को भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। कुछ खनिज जो है हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, कुछ खनिज जो है बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता जो हमारे शरीर को होती है। तो उनको आगे भी हम माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, मिनरल्स में डिवाइड करेंगे। अभी हमने देखा ओवरऑल, यानी कि जो पोषक तत्व है सूक्ष्म दीर्घ मात्रिक हम पढ़ चुके। हम देख रहे हैं जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन, बात करें विटामिन की, तो विटामिन के बारे में फंक ने बताया था। किसने बताया था? फंक ने बताया था, ठीक है। विटामिन जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है, जिन्हें कि हम विटामिन बी और सी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विटामिन बी और सी के
नाम से जानते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे विटामिन का देते हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए, ठीक है, सारे विटामिनों का देखेंगे कि इनके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, इनकी अगर कमी हो जाए तो क्या रोग हो जाता है और इनका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे विटामिन लिख देती हूँ। विटामिन ए, विटामिन B1, ठीक है, अगला है विटामिन B2, फिर है विटामिन B3, इसके बाद विटामिन B5, विटामिन B6, ये हम सारे विटामिन देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व, ठीक है, जिसमें विटामिन जो है उनको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जन्म घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जन्म घुलनशील बी और सी और वसा में ए, डी, ई के। ठीक है, हम देख रहे हैं एक एक करके सभी विटामिन देख लेते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है, उनके सोर्स क्या है और उनकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए प्रश्न यही पूछे जाएंगे आपको, विटामिन का नाम और उनकी कमी से क्या रोग होते हैं। सबसे पहला विटामिन है जैसे कि विटामिन ए के नाम से जानते हैं, जो कि अगर बात करें वसा में घुलनशील विटामिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, यहाँ मैंने कुछ सोर्सेज लिखे जैसे गाजर है, पालक, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, आम, पपीता, गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस विटामिन ए युक्त चावल है, गोल्डन राइस याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसके सोर्सेज हैं, अच्छे सोर्सेज है गोल्डन राइस। ठीक है, और इसकी अगर कमी हो जाए भोजन में विटामिन ए की, ठीक है, तो एक रोग होता है जिसे हम डाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, यानी रतौंधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, शाम के बाद दिखाई नहीं देता, क्षमता कम हो जाती है। वही बिटॉट स्पॉट भी एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। इसके अतिरिक्त जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, आंखों का सूखापन जिसे बोलते हैं, आई वॉल जो है उसमें सूखापन होता है, तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, जिससे आंखों में फिर दर्द होता है। बात करें विटामिन B1, तो विटामिन बी जो है, ठीक है, वो भी क्या है, ए हमने वसा में घुलनशील विटामिन देखा। विटामिन जो बी है वो जल में घुलनशील विटामिन है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। इसके कई रूप होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, 8, 9, इस तरह बहुत होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण लिखे हैं जिस पर प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर कोई सा नहीं जाएगा। ठीक है, तो विटामिन B1 जिसे थायमिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, थायमिन। इसके सोर्सेज जो है अंडा, मछली वगैरह है। ठीक है, सोयाबीन इत्यादि इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, वही चावल की जो भूसी रहती है ना, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, याद रखना। ठीक है, और इसकी कमी हो जाए विटामिन B1 की, तो एक रोग होता है जिसे हम बेरी के नाम से जानते हैं, हमारी जो कार्य क्षमता है प्रभावित हो जाती है। चलिए, कमजोरी काफी आती है। विटामिन अगर B2 के नाम देखें तो विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या होता है राइबोफ्लेविन, और इसके सोर्सेज जो है दूध, अंडा, गेहूँ, कॉमन सोर्स है दूध, अंडा सब में मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो दूध, अंडा, गेहूँ वगैरह इत्यादि जो है वो इसके सोर्सेज हैं, और इसकी कमी अगर बॉडी में हो तो किलोसिस है, चिलोसिस डिसीज से आती है, मुंह वगैरह फटता है। ठीक है, इसकी फटती है, लीक सी हो जाती है। विटामिन B3 जिसे नियासिन के नाम से जानते हैं या निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन B3 की कमी हो, ठीक है, तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे पेलेग्रा बोलते हैं, जिसे 3D और 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। देखिए, इसके पहले सोर्सेज देख लेते हैं। विटामिन B3 के सोर्सेज हैं दूध, अंडा, मांस इत्यादि हैं। ठीक है, नियासिन की अगर विटामिन B3 की कमी हो जाए तो एक रोग होता है जिसे कि हम पेलेग्रा के नाम से जानते हैं, 3D या 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। 3D यानी कि 3 डिसीज इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे कि अगर बात करें तो आपकी मानसिक आपको भ्रम होगा। ठीक है, डर्म, अगर आपकी स्किन जो है वो तो उसमें सूजन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, स्किन पर प्रभाव पड़ेगा, आपको मानसिक भ्रम होगा, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन होंगे। ठीक है, तो ये 3 इकट्ठे रोग इकट्ठे आपको होंगे, इसलिए इसे 3D डिजीज बोलते हैं। और जब कभी हालत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो आप मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए इसे 4D मतलब डेथ। ठीक है, तो इसे 3D और 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, याद रखना। विटामिन B3 की कमी से होता है। बात करें विटामिन B5, तो विटामिन B5 का नाम जो है पेंटाथोनिक एसिड है। वही सोर्सेज है मांस, दूध, मछली वगैरह। ठीक है, मूंगफली, इसके सोर्सेज है। विटामिन B5 की कमी हो जाए तो बालों पर भी प्रभाव पड़ता है, याद रखना। विटामिन B7 से हेयर फॉल होता है, लेकिन विटामिन B5 जो है वो भी बालों के लिए अच्छा होता है। साथ ही विटामिन B5 की अगर कमी हो जाए ना, तो हाथ पैरों में क्या होती है, जलन होती है। क्या होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, सूजन वगैरह आ जाती है। ठीक है, याद रखना। थोड़े थोड़े इसके जैसे ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, विटामिन B3 ऐसे बताया था ना जैसे हमने पेलेग्रा में। चलिए बात करें विटामिन B6, विटामिन B6 को पाइरोक्सिन के नाम से जानते हैं, और इसके सोर्सेस है दूध, अंडा, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है याद बताइए क्या है, बैक्टीरिया है कि फंगस है, तो ईस्ट याद रखना बैक्टीरिया नहीं है, ईस्ट जो है वो फूड फंगस में आता है। ठीक है, ईस्ट मछली जो है इसके सोर्सेस है विटामिन B6 की कमी हो जाए तो एनीमिया, ठीक है, रक्ताल्पता हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। बात करें विटामिन B7, तो विटामिन B7 जो है इसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो हेयर प्रोडक्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा, आपके जो हेयर प्रोडक्ट होंगे ना बालों से संबंधित, आपके बाल झड़ते होंगे तो डॉक्टर आपको लिखता होगा उसमें बायोटिन रहता होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। तो विटामिन B7 जिसे बायोटिन के नाम से जानते हैं, और इसके सोर्सेज जो है मछली, दूध वगैरह। ठीक है, मशरूम। ठीक है, इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, और इसकी कमी अगर हो तो हमारे हेयर फॉल होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, चलिए बात करें विटामिन
B9 की, ठीक है। मूंगफली वगैरह वह भी इसका अच्छा सोर्सेज है, ठीक है। मूंगफली वगैरह भी इसका सोर्सेज है। चलिए, मूंगफली में प्रेजेंट होता है। विटामिन B9 की बात करें तो विटामिन B9 जो है वो उसका नाम जो क्या है फॉलिक एसिड है, और इसकी कमी हो जाए तो हमको एनीमिया हो जाता है, रक्त की अल्पता हो जाती है, ठीक है। इसलिए विटामिन फॉलिक एसिड की गोलियां आयरन फॉलिक एसिड की महिलाओं किशोरियों को दी जाती हैं। चलिए, तो विटामिन B9 जो है इसे फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके सोर्सेज जो है दूध, अंडा, चुकंदर वगैरह है, ठीक है। चुकंदर खाने से वैसे ही आपका हेमोग्लोबिन अच्छा रहता है। तो इनकी कमी हो जाए, अगर इन पोषक तत्वों की फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। बात करें विटामिन B12, तो विटामिन B12 जिसे साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्मिन के नाम से जानते हैं, इसके सोर्सेज दूध, मछली, अंडा, ठीक है, इत्यादि है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो भी एनीमिया हो जाता है, जिसे कि हम परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। वहीं फॉलिक एसिड की अगर कमी हो जाए तो भ्रूण जो है ना, मतलब गर्भावस्था पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। बात करें, हमने विटामिन बी देख लिया, विटामिन ए देख लिया, बात करते हैं विटामिन सी की, ठीक है। तो विटामिन बी सी जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है ना, खट्टे फल, उनसे मिलता है। और इसकी कमी हो जाए तो एक डिसीज होती है जैसे कि स्कर्वी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्कर्वी के नाम से जानते हैं। आपके मसूड़े वगैरह प्रभावित होते हैं इससे। चलिए, बात करें विटामिन बी डी, तो विटामिन डी जो है वो क्या है? बस अनुकूलनशील विटामिन है। इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। 2 रुपए में पाया जाता है, अर्गो और कॉलीकैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन अगर बात करें, 2 रुपए में पाया जाता है। अर्गो और कॉलीकैल्सीफेरॉल प्लांट और पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन डी जो है, ठीक है, उसके सोर्सेज, गुड सोर्सेज क्या है? सूर्य का प्रकाश है, दूध वगैरह, ठीक है, इत्यादि है। और इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में एक रोग होता है जिसे रिकेट्स बोलते हैं, और बड़ों में एक रोग होता है जिसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है। बात करें विटामिन ई, विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल है, ठीक है। और इसके सोर्सेज जो है वो अंकुरित सीड वगैरह है, दूध है, सोयाबीन ऑयल इत्यादि है, सूरजमुखी ऑयल वगैरह, ठीक है। और उसमें क्या बोलते हैं, आलमंड जो बादाम का तेल में भी विटामिन ई रिच होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? जनन क्षमता प्रभावित होती है, नपुंसकता आ सकती है, ठीक है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, आपके लिए अच्छा होता है, आपको, ठीक है, पार्लर वगैरह में भी इसका यूज होता है काफी कुछ। चलिए, विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो है इसे फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। हरी सब्जी, टमाटर वगैरह इत्यादि से हमको प्राप्त होता है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो हमारा रक्त, अगर कहीं आपको चोट लग जाती है तो जो ब्लड जमता है ना, ठीक है, आपको चोट लग जाती है, रक्त का बहना रुकता है, तो वो प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि विटामिन जो है वो सूक्ष्म मात्रिक है, हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। हम देखेंगे कि विभिन्न आयु वर्ग में इनकी कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, वो हमारा अगला इसी मतलब खंड में अगला पार्ट आएगा, तो उसमें देखेंगे। अभी तो हम मेनली देख रहे थे पोषक तत्व क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं खनिज। हमारा अगला पोषक तत्व क्या है? खनिज है। तो हम देख लेते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में ही हमारा क्या? खनिज। तो खनिज में भी कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और कुछ खनिज जो होते हैं वो अपेक्षाकृत उनसे अधिक, थोड़ा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन फाइनली देखें तो खनिज जो क्या है? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, ठीक है। तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो हमको सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, और कुछ खनिज जो होते हैं इनसे अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो इनको भी हम माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं? माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो, ठीक है, या इनको दीर्घ बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अगर बहुत सारे होते हैं मिनरल्स तो उनको हम एक एक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से माइक्रो और कौन से मैक्रो हैं। तो हमने देखा कि सूक्ष्म में जो माइक्रो मिनरल्स हैं उसके अंतर्गत है आयरन, ठीक है, जिंक, अगर बात करें आयोडीन, फ्लोराइड, सेलेनियम और कॉपर, ठीक है, इत्यादि। खूब महत्वपूर्ण प्रश्न इन पर ही पूछे जाएंगे, तो देख लेते हैं। ये क्या है? माइक्रो मिनरल्स है, हमको कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है। वहीं कुछ दीर्घ मात्रिक मिनरल्स भी है, यानी कि अपेक्षाकृत इनसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ठीक है, क्लोराइड है, पोटेशियम है। एक करके देख लेते हैं कि इनका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। बात करें अगर आयरन की, तो आयरन जो है, ठीक है, आयरन जो है हम भोजन से, इन सबको हम भोजन से ही प्राप्त करते हैं। तो आयरन हम जो है वो भोजन से प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां वगैरह हैं इत्यादि से हम आयरन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और आयरन की अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? हमारी हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक आयरन है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर जिंक, तो जिंक जो है वो हमारे इंसुलिन की कार्यकी के लिए, साथ ही हमको स्वस्थ बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जिंक, ठीक है। बात करें आयोडीन की, तो जिंक के सोर्सेज भी हम
जिंक जो है सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, हम भोजन से भी लेते हैं। चलिए बात करें आयोडीन, तो आयोडीन जो है इसके सोर्सेज अगर बात करें तो आयोडीन का जो सोर्स है वो क्या है, हमारा खाने वाला नमक है, ठीक है, खाने वाले नमक से हमको आयोडीन की आपूर्ति होती है, साथ ही जो समुद्री भोजन है उससे भी आयोडीन की आपूर्ति हो जाती है। और आयोडीन की कमी से, ठीक है, क्या हो जाता है, अगर बात करें आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो सही ढंग से काम नहीं करती और जो हार्मोन उससे रिलीज होता है, ठीक है, वो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि कहेगा गॉइटर डिसीज हो जाती है। याद रखिएगा, बच्चों का विकास नहीं होता, बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं। बात करें फ्लोराइड, तो फ्लोराइड जो है वो एक प्रकार का सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है और हमारे दांतों हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, ठीक है। बात करें सेलेनियम, तो सेलेनियम भी एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, इस तरीके से कॉपर वगैरह, ठीक है, ये भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है, सूक्ष्म मात्रिक है। लेकिन याद रखना, अगर बात करें दीर्घ मात्रिक, तो दीर्घ मात्रिक में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि, ठीक है। बात करें सोडियम, तो सोडियम जो है हमारे शरीर में नमक, हम नमक से प्राप्त करते हैं और हमारे शरीर में जो विभिन्न हमारे नर्व वगैरह है, नर्व इम्पल्स वगैरह है, हमारे जो कोशिकाएं हैं उनके संकुचन वगैरह के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए। मैग्नीशियम भी याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है वो हमारे शरीर के लिए, तंत्र की क्रिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, इसे भी हम भोजन से लेते हैं। बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारे दांतों का, ठीक है, हमारे हड्डियों का संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, और कैल्शियम की कमी हो जाए तो इन पर प्रभाव, यानी कि हमारे दांत हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही रक्त का थक्का जमना, यानी रक्त का जो जमना होता है, ठीक है, चोट वोट लग जाती है तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो कैल्शियम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो है, ठीक है, ये हमारे हड्डियों का, कैल्शियम के साथ हमारी हड्डियों का एक घटक है, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट सुना होगा, हड्डियां बनी होती हैं। बात करें पोटेशियम, तो पोटेशियम जो है इसको हम भोजन से प्राप्त करते हैं और केले वगैरह इसका एक अच्छा सोर्स होते हैं, ठीक है, हमारे हृदय के लिए पोटेशियम काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हमने देख लिया क्या, कि कुछ महत्वपूर्ण खनिज जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं और इनकी अगर कमी हो जाए तो हमारे ऊपर प्रतिकूल, ठीक है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है, हम विभिन्न प्रकार के, ठीक है, हमको परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया कि पोषक तत्व आखिर हमारा पहला, यानी कि खंड 1 में, ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हमारा जो पहला टॉपिक था कि पोषण क्या है, हमने देख लिया, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या है हमने देख लिया, ठीक है, मैक्रो और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, वो हमने देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि कैलोरी आखिर क्या होती है, ठीक है, कैलोरी क्या होती है, प्रोटीन हम देख चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम देख चुके हैं, विटामिन हम देख चुके हैं, ठीक है, वहीं हम जो मिनरल्स हैं उनको भी देख चुके हैं। अब उनके द्वारा होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां, ये भी हमने देख ली कि विभिन्न पोषक तत्वों की कमी अगर हो जाए तो हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम देख लेते हैं कैलोरी, ठीक है, कि आखिर जो कैलोरी है वो होती क्या है, ठीक है। तो कैलोरी से आप लोग परिचित होंगे, हम लोग पढ़ते आते हैं कि किसी को भी इतने किलो कैलोरी युक्त भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कैलोरी क्या है, तो देख लेते हैं कि कैलोरी आखिर होती क्या है। तो हमने देखा कि जो कैलोरी है वो क्या है, ऊर्जा की इकाई है, यानी कि एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। और कैलोरी हमको मिलती कहाँ से है, जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन का क्या होता है, दहन होता है, यानी कि भोजन के दहन से जो उष्णता उत्पन्न होती है, ठीक है, वही क्या है, कैलोरी है। तो हम बोल सकते हैं कि कैलोरी क्या है, ऊर्जा की इकाई है और इसे हम भोजन के प्राप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम भोजन ही नहीं करेंगे तो उसका दहन ही नहीं होगा, उष्णता उत्पन्न नहीं होगी और कोई कैलोरी नहीं होगी, ठीक है। बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, तो ये तीनों ही, इनकी कुछ ना कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि अगर बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर, ठीक है, कितने किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर, पूर्ण दहन पर अगर बात करें, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। वहीं 1 ग्राम प्रोटीन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर 4 किलो कैलोरी ही एनर्जी प्राप्त होती है, यानी कि दोनों से बराबर प्राप्त होती है लगभग। वहीं 1 ग्राम वसा का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद हम विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ेंगे, तब विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यक कैलोरी की मात्रा कितनी होती है, इनको हम देखेंगे, विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है आरडी के अकॉर्डिंग। तो विभिन्न अवस्थाएं जब हम जीवन की पढ़ेंगे, ठीक है, आज ही पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो सेकेंड टॉपिक है इस यूनिट का। तो हमारा सेकेंड जो टॉपिक है, ठीक है, इस पार्ट का, यानी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन खंड 1 का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व हमने देख लिया, पोषण क्या है, ठीक है। तो हम मनुष्य के जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व देखेंगे। स्टार्टिंग करते हैं चार्ट के थ्रू, ठीक है, फालतू टाइम खराब करके हम इस चार्ट के थ्रू ही पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में जो प्रश्न है वो इसमें से ही आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें
मनुष्य के जीवन की विभिन्न अवस्था में स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, अगर जो है एक तरुण मतलब एक युवा पुरुष और एक युवती, ठीक है, बात करें 18 साल से उम्र का, ठीक है, एक मनुष्य है यानी कि मेल है, 18 साल से ऊपर का एक मेल है जिसका वजन कितना है 65 किलोग्राम है। कितना है 65 किलोग्राम है। तो आरडीए मतलब आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे डाटा देख रहे हैं। ठीक है, अपडेटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही डाटा देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल श्योर रहिए, ये डाटा बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं कि 18 साल से उम्र का कोई अगर मेल व्यक्ति है, ठीक है, पुरुष है, जिसका वजन कितना 65 किलोग्राम है। अगर बात करें वो सेडेंटरी वर्क करता है, मॉडरेट वर्क करता है और हैवी वर्क करता है, यानी कि हल्का काम, बीच मध्यम काम और काफ़ी भारी काम करता है, तो उसे कितनी कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसका वजन 65 किलोग्राम है, 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, और सेडेंटरी वर्क करता है, तो उसको 2110 किलो कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा के भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं उसे प्रोटीन की अगर बात करें तो उसे 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फाइबर की अगर बात करें तो हल्का काम करने वाला जो है, साधारण काम करने वाला, उसे 30 ग्राम प्रतिदिन फाइबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहीं आयरन की बात करें तो उसे 19, ठीक है, अगर बात करें आयरन की तो उसे 19 ठीक है म्यूग्राम जो है वो आयरन की आवश्यकता होती है। साथ ही अगर हम बात करें किसकी, अगर बात करें हम लोग आयोडीन की, तो आयोडीन जो है कितना, जो साधारण वर्क करता है एक व्यक्ति जो है 18 साल से ऊपर का है, तो उसे कितना आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, तो 140 म्यूग्राम प्रतिदिन उसे आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। कितना आयोडीन हमने देख लिया, 140 म्यूग्राम प्रतिदिन उसे आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कितना आयोडीन, 140 म्यूग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। वहीं 18 साल से ऊपर का एक, ठीक है, 65 जिसका वेट है, बॉडी वेट है, तो एक व्यक्ति है, ठीक है, मनुष्य है, मेल है, तो उसे कितना, अगर बात करें हमने आयरन आयोडीन देख लिया, अगर बात करें विटामिन बी सिक्स जिसे पायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, तो उसे कितना विटामिन बी6 की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर विटामिन बी6 की बात करें तो विटामिन बी6 की उसे, ठीक है, 1.9 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता पड़ती है। लिख लीजिए मिलीग्राम प्रतिदिन, ये भी मिलीग्राम प्रतिदिन था। ठीक है, तो मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर बात करें विटामिन बी9 की, तो विटामिन बी9 की 300 म्यूग्राम, ठीक है, याद रखना ये म्यूग्राम है, म्यूग्राम प्रतिदिन आयोडीन विटामिन बी9 की आवश्यकता होती है। वहीं विटामिन बी12 की 2.2 म्यूग्राम प्रतिदिन, ठीक है, आवश्यकता होती है। कितना, अगर बात करें साधारण काम करने वाले, सामान्य काम करने वाले जो है मेल को, ठीक है, जिसका वजन कितना है 65 किलोग्राम है। वहीं कैल्शियम की बात करें तो 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वहीं विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की 1000 म्यूग्राम, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और विटामिन डी की 600 म्यूग्राम 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैलोरी कितना देखा, साधारण काम करने वाले को 2110 किलो कैलोरी, ठीक है, मॉडरेट काम करने वाले को, मध्यम काम करने वाले को 2710 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसका वजन कितना 65 किलोग्राम है, 18 साल से ऊपर का कोई युवक है। ठीक है, वही हैवी वर्क करने वाले युवक को कितना 3470 किलो कैलोरी युक्त भोजन, कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। इतना कैलोरी भोजन चाहिए, ठीक है, इतना कैलोरी उसको भोजन से मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया 2110, 2710 और 3470, ठीक है, कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इस उम्र के, ठीक है, जो पुरुष हैं उनको प्रोटीन की, तो प्रोटीन को तीनों ही स्थिति में 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है, याद रखना। ये जो डाटा है वो ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन में है। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों ही स्थिति में प्रोटीन की समान आवश्यकता होती है। वहीं फाइबर की आवश्यकता अलग अलग होती है। ठीक है, सेडेंटरी वर्क करने वाले को 30 ग्राम प्रतिदिन, मॉडरेट वर्क करने वाले को 40 ग्राम प्रतिदिन, और हैवी वर्क करने वाले को बात करें तो 50 ग्राम प्रतिदिन, 30 40 50 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है, फाइबर की आवश्यकता होती है पुरुष के लिए। ठीक है, जिसका वजन कितना है 65 किलोग्राम है। बात करें आयरन की, तो आयरन की आवश्यकता जो होती है इन तीनों ही परिस्थिति में, यानी कि किसी भी तरह का वर्क कर रहा है अगर एक पुरुष 18 साल से ऊपर का है जिसका वजन 65 है, उसको 19 मिलीग्राम मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करें अगर आयोडीन की, तो इन्हीं तीनों, ठीक है, परिस्थिति मतलब वर्क करने वाले जो व्यक्ति है, पुरुष है, ठीक है, उसे चाहे वो साधारण मध्य में हल्का काम कैसा भी कर रहा हो, भारी काम कर रहा हो, तो उसे आयोडीन की आवश्यकता 140, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन होता है। कितना होता है 140 म्यूग्राम प्रतिदिन होता है। बात करें विटामिन बी6, तो विटामिन बी6 नहीं पूछा जाएगा, आप याद रखिए आयरन याद रखिए, आयोडीन, कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना हो तो रख लो, लेकिन विटामिन बी6 नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक है मेरा अंदाजा है। तो विटामिन बी6 की मात्रा कितना
1.9 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है। मॉडरेट वर्क करने वाले मनुष्य के लिए 2.4 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है। और हैवी वर्क करने वाले पुरुष के लिए 3.1 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B6 की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए बात करें विटामिन B9, तो तीनों ही स्थिति का काम करने वाले पुरुष को, ठीक है, विटामिन B9 की समान मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, 300 म्यूग्राम प्रतिदिन। याद रखिएगा, डाटा याद करना आसान है, 300 म्यूग्राम प्रतिदिन। वही विटामिन B12 की भी आवश्यकता जो है इन सभी को 22.2, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन होती है, याद रखिएगा, म्यूग्राम प्रतिदिन, ठीक है। वही अगर बात करें, हमने विटामिन बी में देखा विटामिन B6, B9 और B12, जिसमें विटामिन B6 की मात्रा मिलीग्राम प्रतिदिन में है, जबकि वही विटामिन B9 और B12 क्या है, म्यूग्राम प्रतिदिन में। बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम की आवश्यकता जो है वह पुरुष, चाहे वो कैसी भी मतलब कितना भी काम कर रहा हो, सादा मध्यम हल्का किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, पुरुष को आवश्यकता 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन ही होती है, याद रखिएगा। और इतनी ही मात्रा जो है कैल्शियम की महिला को आवश्यक होती है, ठीक है। चलिए बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की 1000 म्यूग्राम प्रतिदिन मात्रा की आवश्यकता होती है एक पुरुष को, चाहे वो कितना भी वर्क करे, हल्का साधारण मध्यम कैसा भी वर्क कर रहा हो, 1000, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की मात्रा जो है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन होती है इन तीनों ही स्थिति में काम करने वाले व्यक्ति को, देख लिया हमने। चलिए आगे चलते हैं। फीमेल, 18 साल से अधिक उम्र की कोई, ठीक है, महिला है जिसका वजन कितना 55 किलोग्राम होना चाहिए, तो उसको साधारण काम करने वाली को कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, बात करते हैं तो 1660 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता भोजन होनी चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए उसका। मॉडरेट वर्क करने वाले को 2130, वहीं हैवी वर्क करने वाले को 2720, ठीक है, कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें प्रोटीन, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में महिला को 0.83, ठीक है, ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन, याद रखना डाटा किसमें है, ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वही फाइबर जो है, जहाँ 30, 40, 50 थे, यहाँ पर 25, 30 और 40, ठीक है, कितना 25, 30 और 40 ग्राम प्रतिदिन फाइबर की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उसको कब्ज वगैरह ना हो, ठीक है, याद रखिए। आयरन की मात्रा की बात करें तो तीनों ही परिस्थिति में वर्क करने वाली जो महिलाएं हैं उनको 29, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है, वहीं पुरुष को 19, ठीक है, 19 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है, याद रखना, महिला को 10 ज्यादा, ठीक है। आयरन का इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। फाइबर भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अपडेटेड रिपोर्ट में फाइबर को ऐड किया गया है, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा ऐड की गई है, याद रखिएगा। आयरन की भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन मेल और फीमेल चाहे दोनों ही हो, दोनों को ही 140, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी मात्रा जो है गर्भावस्था में बढ़ जाती है, ठीक है, प्रेग्नेंट स्थिति में बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे का विकास जो है उसके लिए भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है आयोडीन, ठीक है, मानसिक विकास के लिए। बात करें विटामिन B6 की मात्रा, तो साधारण काम करने वाली महिला जो है उसे, और मध्यम काम करने वाली महिला को 1.9 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन, ठीक है, विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। वहीं विटामिन B6 की हैवी वर्क करने वाली महिला को 2.4 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है विटामिन B6 की। विटामिन B9 की बात करें तो 220, ठीक है, तीनों ही स्थिति में वर्क करने वाली महिला को 220 म्यूग्राम प्रतिदिन विटामिन B9 की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें विटामिन B12 की तो 2.2, ठीक है, जितना पुरुष को उतना ही महिला को 2.2 म्यूग्राम प्रतिदिन, ठीक है, विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। बात करें विटामिन ए की, ठीक है, कैल्शियम की, तो कैल्शियम जितना पुरुष उतना ही महिला, यानी 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की बात करें तो 840, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन विटामिन ए की आवश्यकता होती है। वहीं विटामिन डी की मात्रा जो है दोनों में बराबर है, ठीक है। विटामिन डी की मात्रा तो गर्भावस्था में भी बराबर होती है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, तो प्रेगनेंसी स्टेज में, ठीक है, महिला का जितना वजन होता है, यानी 55 किलोग्राम की कोई महिला है तो उसका वजन 10 से 12 किलो बढ़ जाता है, ठीक है। पूछ लेते हैं कि प्रेगनेंसी में महिला का वजन कितना बढ़ जाता है, सामान्य महिला से 10 से 12 किलो बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए बात करें प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि महिला जो है उसको कितनी कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जो सामान्य महिला है ना, सामान्य महिला, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी मतलब कोई महिला जो है वो सेडेंटरी वर्क कर रही है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो 1660 में 350 और ऐड कर दो, इतनी कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। कोई महिला अगर मध्यम काम करती है, मतलब हल्का फुल्का से थोड़ा ज़्यादा बीच का काम करती है, तो उसको कितनी कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो 2130 में 350 प्लस कर दो, ठीक है। हैवी वर्क करने वाली महिला है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसको कितना कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो 2720 में 350 प्लस कर दो। यानी कि याद रखना, प्रेगनेंसी में किसी महिला को अन्य जो स्थिति में महिलाएं हैं उनसे 350 किलो कैलोरी युक्त अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की बात करें
तो सेकंड तिमाही यानी कि छठवें महीने में, सेकंड तिमाही मतलब क्या होता है, बात करें तो छठवां महीना, ठीक है। तो सेकंड तिहाई जो है, ठीक है, इसमें बात करें तो महिला को 9.5 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है, ग्राम में देख रहे हैं डाटा, तो ग्राम प्रतिदिन अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ये ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन है। यहाँ बात करें तो हमारे जो चार्ट है उसमें लिखा है 9.5 किलोग्राम प्रतिदिन अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है प्रेगनेंसी में। दूसरी तिमाही में, वही तीसरी तिमाही में 22 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बात करते हैं फाइबर में। ऐसा कोई डाटा दिया नहीं है, यानी नॉर्मल है, ठीक है। सेडेटरी अगर काम कर रही है वाली, वो प्रेग्नेंट है तो इतना 25-30, ठीक है, इतना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयरन की कितनी आवश्यकता पड़ती है प्रेगनेंसी में, तो 27, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता पड़ती है। पूछ लिया जाएगा आपसे, आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयरन तो सबको याद रखना ही रखना है, फाइबर वगैरह, कैलोरी, ठीक है, प्रोटीन इतना बहुत ही याद रखना है आपको, ठीक है। और विटामिन ए और डी और कैल्शियम भी याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगर हम आयोडीन की 220, ठीक है, कितना 220 म्यूग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। थोड़ा बढ़े आती है मात्रा मेल फीमेल की। नॉर्मल अगर देखें, गर्भवती नहीं है फीमेल तो पुरुष के समान ही है, लेकिन गर्भावस्था में उसकी जो मात्रा है आयोडीन की बढ़ जाती है। चलिए बात करें विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 की 2.3, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन मात्रा आवश्यक होती है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। वहीं विटामिन B9 की 570, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन म्यूग्राम प्रतिदिन मात्रा आवश्यक होती है, ठीक है, याद रखना। और विटामिन B12 की 2.45, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है कितनी अवस्था में, प्रेगनेंसी में। कैल्शियम की बात करें तो 1000, ठीक है, अगर बात करें 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्रेगनेंसी के दौरान। वहीं विटामिन ए की 900 म्यूग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। विटामिन डी की बात करें तो 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन, ठीक है, आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। बात करें लैक्टेशन यानी कि अगर कोई महिला जो है धात्री अवस्था में स्तनपान करा रही है तो उसको कितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 0 से 6 माह, मतलब 6 माह तक जब वो स्तनपान कराती है अपने बच्चे को, तो उसे अतिरिक्त सामान्य स्थिति से, ठीक है, 600 किलो कैलोरी अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो सेडेटरी वर्क करने वाली है तो उसे इस अवस्था से ज़्यादा, मॉडरेट वर्क कर रही है और वो धात्री अवस्था में है तो इससे 600 ऐड कर दो, इस तरीके से 600 ऐड कर सकते हैं, ठीक है आप। चलिए बात करें प्रोटीन की, तो 17 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, ठीक है। वहीं 7 से 12 माह की अगर अवस्था में वो दुग्धपान करा रही है, ठीक है, तो उसे 520, ठीक है, कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं प्रोटीन की 13 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त आवश्यकता होती है, ठीक है। फाइबर की तरह वही है वैल्यू जो पहले थी। बात करें आयरन की, तो आयरन की आवश्यकता कितनी होती है, 23, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन होती है किस अवस्था में, धात्री अवस्था में। वही बात करें आयोडीन की तो 280, ठीक है, 280 हमारी मिलीग्राम, ठीक है, म्यूग्राम, सॉरी 280 म्यूग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है आयोडीन की धात्री अवस्था में, ठीक है। वही विटामिन B6 की बात करें 2.16, ठीक है, किस अवस्था में, 0 से 6 माह का धात्री अवस्था है तो 2.16 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है, उसे विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। वही 7 से 12 माह की लैक्टेशन अवस्था में 2.07, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन उसे विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। वही धात्री अवस्था में बात करें विटामिन B9 की तो 320 म्यूग्राम प्रतिदिन विटामिन B9 की आवश्यकता होती है। बात करें विटामिन B12 की तो 3.2, ठीक है, कितना 3.2 म्यूग्राम प्रतिदिन धात्री अवस्था में उसे आवश्यकता होती है विटामिन B12 की, ठीक है। कैल्शियम देखें तो 1200, इस अवस्था में जो है बच्चा माँ पर ही डिपेंड होता है, ठीक है, तो उससे अपना दुग्ध से अपना पोषण प्राप्त करता है, मिल्क फीडिंग, ठीक है, फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसे थोड़ा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता हो जाती है बच्चों वगैरह, बच्चे क्योंकि उसका दूध पीता है, तो कितना 1200, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता हो जाती है। वही विटामिन ए 950, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन, और विटामिन डी वही सेम है, कितना 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन। बात करें अगर हम इन्फेंट, ठीक है, यानी नवजात, तो 0 से 6 माह की अवस्था में नवजात जो है उसका वजन कितना होना चाहिए, 5.8 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। 6 माह का जब नवजात हो जाता है तो उसका वजन 5.8 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। वही 6 से 12 माह की अवस्था में, यानी साल भर तक का अगर कोई शिशु है तो उसका वजन 8.5 किलोग्राम तक होना चाहिए, ठीक है। बात करें कितनी कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इन्फेंट को 530 कैलोरी, ठीक है, युक्त भोजन। वहीं 6 से 12 माह का जो बच्चा है, ठीक है, 6 माह तक 530 और 6 से 12 माह से ऊपर के बीच को 680 कैलोरी प्रतिदिन, किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। बात करें प्रोटीन की, तो 0 से 6 माह का अगर कोई बच्चा है, शिशु है, तो उसको 1.40, ठीक है, 1.40
ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है, पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वहीं अगर बात करें 6 से 12 माह का है तो 1.23 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की उसे आवश्यकता होती है। चलिए बात करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बात करें सामान्य पुरुष और महिला से जो है इन्फेंट को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मसल्स वगैरह अच्छे से डेवलप हो रही होती है। चलिए, आयरन फाइबर का ऐसा कुछ है नहीं, इसमें दिया नहीं है हमारे RDA डाटा में, ठीक है। आयरन की बात करें तो इन्फेंट स्टेज में, ठीक है, कितना 6 से 12 माह में हमारा डाटा दिया हुआ है, तो 6, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो माँ से दूध ही ले रहा है तो उसी से पोषण प्राप्त करेगा। इन 6 से 12 माह की अवस्था में उसे 6 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है, आयरन की आवश्यकता होती है। वही बात करें अगर आयोडीन की, ठीक है, तो आयोडीन की 130, ठीक है, कितना 6 से 12 माह की अवस्था में, ठीक है, 130 म्यूग्राम प्रतिदिन आयोडीन की। वहीं 0 से 6 माह की अवस्था में 100 म्यूग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं रटना है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। 0 से 6 माह की अवस्था में बात करें तो विटामिन B6 की 0.1 और विटामिन B6 की 6 से 12 माह की अवस्था में, ठीक है, 6 माह से ऊपर और साल भर तक 0.6, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। B9 की बात करें तो 0 से 6 माह में 6 माह का अगर कोई शिशु है तो उसको 25 म्यूग्राम प्रतिदिन, ठीक है, की आवश्यकता होती है विटामिन B9 की। वही अगर कोई शिशु जो है 6 माह से ऊपर का है तो उसे 85, कितना 85 म्यूग्राम प्रतिदिन, ठीक है, विटामिन B9 की आवश्यकता होती है, मात्रा बढ़ जाती है, याद रखिएगा। बात करें विटामिन B12 की तो 0 से और 1 साल तक का अगर कोई बच्चा है तो उसे 1.2, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की आवश्यकता 300 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। कितना होता है, 300 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है 0 से 12 माह तक के बच्चे के लिए। साल भर तक के बच्चे के लिए, साल भर तक के बच्चे के लिए विटामिन A की मात्रा 350, ठीक है, म्यूग्राम प्रतिदिन होती है। वहीं विटामिन D की मात्रा जो होती है साल भर तक के बच्चे के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि किन किन आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग कि इसके आगे, ठीक है, इन्फेंट तक हमने देख लिया। इन्फेंट के आगे देखते हैं कि इन्फेंट के आगे जो है वो किन किन अवस्थाओं में कितने पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यक हो जाती है। चलिए, तो हमने अगर देखें तो जो हमारा, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी से लेके साल भर तक हमने देख लिया था। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद हम बात करें तो 1 साल से और 9 साल तक का जो उम्र का जो बच्चा होता है, यानी कि बच्चा चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 1 से 3 साल तक का बच्चा, ठीक है, 4 से 6 साल तक का बच्चा और 7 से 9 साल तक का बच्चा। बात करें अगर 1 से 3 साल तक का जो बच्चा है, ठीक है, उसको कितने कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती, मतलब उसको कितने कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती, तो उससे पहले देख लेते हैं कि 1 से 3 किलोग्राम का जो 1 से 3 साल का बच्चा है, ठीक है, कितना 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसका वजन 12.9 किलोग्राम होना चाहिए, कितना 12.9 किलोग्राम होना चाहिए। और उसे 1110 कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, किलो कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं 0.97 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितना 1 से 3 साल तक के बच्चों को। वहीं कैल्शियम की आवश्यकता 550, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। वहीं बात करें विटामिन डी की मात्रा तो चिल्ड्रन, चाहे वो 1 से 3 हो, 4 से 6 हो या 7 से 9 साल तक का हो, तीनों ही अवस्था में, मतलब अगर बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो उसको 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने ओवरऑल लिख दिया काला रंग लिख के, ठीक है, क्योंकि बच्चा 1 से 9 साल तक के लिए सबको ही 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन अगर बात करें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। किसकी? विटामिन डी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इतने ही डाटा महत्वपूर्ण है, बाकी उनके लिए काफ़ी थे पूछे जाते हैं, बाकी इनमें से नहीं पूछे जाएंगे आपको कि विटामिन B6 से B9, इसलिए मैंने नहीं लिखे, ठीक है। बात करें अगर 1 से, ठीक है, और 9 साल तक का कोई बच्चा है तो उसको कितना कितना जो है वो आयरन की आवश्यकता होती है। तो 1 से 3 साल तक का बच्चा जो है उसे 8 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है, आयरन की आवश्यकता होती है। वहीं 3 से ऊपर यानी 4 से 6 साल तक का बच्चा उसे 11 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है वो आयरन की आवश्यकता होती है। वहीं 7 से 9 साल तक का बच्चा जिसका वजन 25.3 किलोग्राम है उसे 15 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है। कैलोरी हमने देख लिया, ठीक है। 1 से 3 साल तक के बच्चे को 1110 कैलोरी, 4 से 6 साल तक के बच्चे को 1360 कैलोरी प्रतिदिन और 7 से 9 साल तक के बच्चे को 1700 कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है, भोजन की आवश्यकता होती है। किलो कैलोरी प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए 0.97
ठीक है। ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। 4 से 6 साल तक के बच्चे को 0.87 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वहीं 7 से 9 साल तक के बच्चे के लिए 0.92 ग्राम किलोग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। 1 से 3 साल तक के बच्चे को 550, वहीं 4 से 6 साल तक के बच्चे को भी 550 और 7 से 9 साल तक के बच्चे को 650, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। विटामिन डी तीनों में ही सेम है। आयरन की मात्रा हमने देख ली 8, 11 और 15 मिलीग्राम प्रतिदिन। 3 से 6, 3 से 4, 4 से 6, 1 से 3, 4 से 6 और अगर बात करें 7 से 9 उम्र के बच्चे के लिए। अब हम लड़के का देख लेते हैं, ठीक है, यानी 9 साल से ऊपर का बच्चा है, लड़का है, अगर बालक है कोई 10 से लेके और 18 साल तक का, ठीक है, उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो 10 से 12 साल तक का कोई लड़का है जिसका वजन कितना होना चाहिए, 34.9 किलोग्राम होना चाहिए और उसको 2220 कैलोरी प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है। वहीं उसके भोजन में प्रोटीन कितना 0.91 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन उसे प्रोटीन प्राप्त होना चाहिए। बात करें अगर कैल्शियम की तो उसे 850, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम प्राप्त होना चाहिए भोजन से, ठीक है। विटामिन डी की मात्रा ओवरऑल 600 ही है, ठीक है, हमने देख लिया, सब में 600 ही थी, सिर्फ एक में 400 थी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी पढ़ा था किसमें 400 थी, ठीक है। बात करें अगर आयरन की मात्रा, तो इस उम्र के जो लड़के हैं 10 से 12 साल तक के जो लड़के हैं उनको 16 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है। 13 से 15 साल तक के लड़के की बात करें तो इसका वजन 50.50 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। इनको 2860 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे इतनी इनको एनर्जी प्राप्त हो रही हो, ठीक है। प्रोटीन 0.89 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। वहीं अगर कैल्शियम की मात्रा 1000 होना चाहिए, कितना 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। विटामिन डी की मात्रा सब में समान ही है, ठीक है। आयरन की मात्रा अगर बात करें तो 13 से 15 साल का बच्चा जो है उसके लिए आयरन की मात्रा 22 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं 16 से 18 साल का कोई बालक है तो उसको वजन जो है 64.4 किलोग्राम होना चाहिए और उसके भोजन में कैलोरी जो है वो 3320 किलो कैलोरी प्रतिदिन भोजन उसको मतलब भोजन से प्राप्त होनी चाहिए। प्रोटीन 0.86 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। वहीं विटामिन अगर बात करें कैल्शियम की मात्रा 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। विटामिन डी ओवरऑल सेम ही है एंड आयरन की मात्रा जो है 26, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। अब हम लड़कियों की इस उम्र की बात कर लेते हैं। तो लड़कियां जो है 10 से 12 साल, ठीक है, 13 से 15 और 16 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनकी जो वजन है उनका 10 से 12 साल तक का जो उनका वेट है 36.4 किलोग्राम होना चाहिए। 13 से 15 साल तक की जो लड़कियां उनका वजन जो है 49.6 किलोग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड 16 से 18 साल तक की लड़कियों का वजन जो है 55.7 किलोग्राम होना चाहिए। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखते हैं इस उम्र की जो लड़कियां हैं जिनका वजन इतना, उनको कितनी कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। तो 10 से 12 साल तक की लड़कियों को 2060, ठीक है, किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। 13 से 15 साल की लड़कियों को बात करें तो 2400 और 16 से 18 साल की लड़कियों को 2500 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की मात्रा अगर बात करें तो 10 से 12 साल तक के लिए प्रोटीन की मात्रा 0.90, वही अगर बात करें तो 13 से 15 के लिए 0.87 और 16 से 18 के लिए प्रोटीन की मात्रा 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन होना चाहिए, ठीक है, भोजन में। अगर बात करें कैल्शियम की मात्रा तो 10 से 12 साल तक की जो लड़कियां उनके लिए कैल्शियम जो भोजन से प्राप्त होना चाहिए 850, ठीक है, उनका मात्रा जो है 850 मिलीग्राम प्रतिदिन। 13 से 15 साल तक के लिए 1000 और 16 से 18 साल तक के लिए 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, ठीक है, उनको कैल्शियम प्राप्त होना चाहिए। विटामिन डी ओवरऑल 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन ही है। वही बात करें आयरन की मात्रा तो 10 से 12 वर्ष तक की जो लड़कियां उनके लिए आयरन 28, ठीक है, मिलीग्राम प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। याद रखिए 13 से 15 साल तक की लड़कियों को 30 मिलीग्राम प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए और 16 से 18 साल तक की लड़कियां उनको 32 मिलीग्राम प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, पोषण का क्या महत्व है, कि कौन कौन से पोषक तत्व उनको प्राप्त मात्रा में प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। और ये हमारा आईसीएमआर की जो नवीनतम रिपोर्ट अपडेटेड है 2020 में अपडेट हुई थी, आई थी 2020 में और अपडेट कब हुई थी 2024 में। तो अपडेटेड रिपोर्ट का पूरा डाटा है, ठीक है, कोई भी इधर से उधर नहीं है, 100% आप इसको याद कर सकते हैं, आपके प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। इस डाटा को, कि डाटा ही उनका ही है, आईसीएमआर का ही है, ठीक है, और 100% एक्यूरेट डाटा है, तो इसको पढ़ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, यानी कि उनको क्या क्या पोषण मिलना चाहिए। इतना अगर पोषण उनको मिलेगा तो वो हेल्दी रहेंगे, उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप
को हम पढ़ेंगे कि गर्भवती की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। तो उसके लिए ठीक है हम इसको क्लीन कर देते हैं और फिर हम पढ़ते हैं कि गर्भवती की देखभाल। हमारा थर्ड टॉपिक है, ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है, गर्भवती की देखभाल। तो देखिए गर्भवती जो महिला है, ठीक है, तो गर्भावस्था जो है अगर बात करें तो उसमें विशेष केयर की आवश्यकता होती है किसी भी महिला को, ठीक है। परिवार की दृष्टि से भी उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, साथ ही साथ महिला को भी मतलब महिला को खुद अपना ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे तो रख ही रहे, आपको खुद भी अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो बच्चा आपके अंदर पल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर ही डिपेंड है, क्योंकि आप जैसा खाएंगे उसको पोषण वैसे ही प्राप्त होगा। हम लोगों ने डाइट चार्ट तो देख लिया, तो आपको इसके अकॉर्डिंग भोजन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे से भोजन करते हैं तो आपके बच्चे का विकास भी अच्छी तरीके से होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक है ये जो हमारी अगर बात करें हमारा खंड 1 जो है 55 मार्क्स का आपका एक पूरा खंड 1 है, तो उसमें हमारा थर्ड टॉपिक है, हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा गर्भवती की देखभाल। क्या है, गर्भवती की देखभाल, गर्भवती की देखभाल, गर्भवती की देखभाल। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि अगर बात करें गर्भावस्था, तो गर्भावस्था जो है वो कितने समय तक होती है, 9 माह तक, लगभग 9 माह तक होती है, ठीक है, 9 माह से होती है, 9 माह यानी कि अगर बात करें तो हमारे लगभग 280 दिन, ठीक है, 9 3 27 होता है, लेकिन लगभग 280 दिन की ये अवस्था होती है जिसे हम गर्भावस्था बोलते हैं, महिला में पाई जाती है, ठीक है, महिलाओं में होती है गर्भावस्था। तो कितना, लगभग 280 दिन की अवस्था होती है, ठीक है, और इस अवस्था में महिला को विशेष केयर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारे में टॉपिक है कि गर्भवती की देखभाल किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं और जल्दी जल्दी इसी तरीके से हमारे जो 7 टॉपिक हैं हम कंप्लीट कर लेंगे खंड 1 के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ये वीडियो में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो अगर बात करें थर्ड टॉपिक गर्भवती की देखभाल में, हम देखेंगे कि गर्भवती महिला की किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आता है कि वजन की निगरानी करना, ठीक है, क्योंकि वजन के द्वारा ही पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु है, ठीक है, उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी वृद्धि कहीं रुक तो नहीं गई, उसमें कभी कोई किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं तो उत्पन्न नहीं हो गई है, ताकि ठीक है, तो इन सब के हम जो है अनुमान किससे लगा सकते हैं, उसके वजन की निगरानी से लगा सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था में गर्भवती की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण वजन की निगरानी हो जाता है, ठीक है, तो वजन जो है समय समय पर लेता रहना चाहिए। अगर बात करें प्रथम तिमाही में यानी कि 3 महीने के अंदर, ठीक है, गर्भ धारण करने के 3 माह के अंदर जो है गर्भवती महिला का वजन जो है 1 से 2 किलोग्राम, ठीक है, बढ़ना चाहिए। कितना, 1 से 2 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। दूसरी तिमाही में अगर बात करें 6 माह तक, ठीक है, उसके वजन जो है उसमें 5 से 6 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। वहीं तीसरी तिमाही यानी कि 6 से 9 माह के बीच में उसका जो वजन है 9 माह तक, ठीक है, उसका 5 से 6 किलोग्राम और बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर बात करें ओवरऑल जो है वो कितना वजन वृद्धि 10 से 12 किलोग्राम तक एक गर्भवती महिला का वजन जो है गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर इस मैंने जो बताया इसके अकॉर्डिंग अगर वजन में वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फर्क है तो आपको तुरंत मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हो सकता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशन, आपका जो बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही हो, किसी तरीके की कुछ अनियमितताएं हो, ठीक है, तो तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए इस अवस्था में रेगुलर जो है वजन की निगरानी बहुत ही जरूरी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है आपको। साथ ही कुछ जांचें भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे हम एंटीनेटल केयर के नाम से जानते हैं, प्रसव पूर्ण जांचों के नाम से जानते हैं। तो 4 जांचें जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है इस अवस्था में, ठीक है, तो जिसे हम फर्स्ट ANC, सेकंड ANC, थर्ड ANC और फोर्थ ANC के नाम से जानते हैं। प्रसव पूर्व 4 जांचें होती हैं प्रसव से पहले। पहली एनसी जो है इसका टाइम पीरियड होता है, मतलब गर्भावस्था शुरू होने के अगर बात करें तो 12वें सप्ताह तक, ठीक है, मैं इसकी पहली जांच होती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, मतलब तीसरा महीना, 12वां सप्ताह यानी 4 या 12 तीसरा महीना, ठीक है। तो यह जो है वो प्रसव अवधि शुरू होने से, मतलब प्रसव पूर्ण जांचों में फर्स्ट एएनसी जो है वो गर्भावस्था शुरू है और उसके 12वें सप्ताह में ये जांच होती है, ठीक है, जिसे फर्स्ट एएनसी के नाम से जानते हैं। सेकंड एएनसी जो है दूसरी जांच जो है प्रसव से पहले की, जो कि 12वें सप्ताह से लेकर 24वें सप्ताह के बीच में होती है, ठीक है, 24वें सप्ताह में होती है, ठीक है। थर्ड एएनसी अगर बात करें तीसरी जांच प्रसव से पहले की, तो जो 28वें से 36वें सप्ताह के बीच में होती है, टाइम पीरियड इसका है। वही फोर्थ एएनसी जो है वो 36वें सप्ताह यानी कि 9 महीने से लेके और जब तक प्रसव नहीं हो रहा है उसके बीच में, प्रसव काल की जो अवधि डॉक्टर ने बताई है 10 दिन एक्स्ट्रा बता दें, तो उसके बीच में जो चौथी एएनसी होती है। तो ये जांचें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ताकि इसके द्वारा हम मतलब अनुमान पता लगा सकते हैं कि आपका जो न्यू मतलब अनबॉर्न बेबी, मतलब जिसने जन्म नहीं लिया है, ठीक है, आपके घर में पल रहा है, तो उसकी वृद्धि किस तरीके से हो रही है, कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके कॉम्प्लिकेशन, अगर हम ये जांचें नहीं कराते हैं तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जिससे कि
गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। साथ ही ठीक है, प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों को ही खतरा हो सकता है। तो इसलिए रेगुलर वजन की निगरानी और ये जांचें महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ गर्भवती महिला को विशेष पोषक भोजन की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने डाइट चार्ट देखा, ठीक है, ICMR की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार RDA का डाटा था, ठीक है। तो कितना कितना पोषक तत्व इस अवस्था में, गर्भवती अवस्था में होने चाहिए, तो मैं रिपीट डबल से नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी अभी मैंने तुरंत बताया है कि गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ना चाहिए, उसको किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होनी चाहिए, ऊर्जा कितनी आवश्यक होनी चाहिए। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये वही है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें गर्भवती महिला को, हमें उसको है ना, अगर बात करें हल्का फुल्का, मतलब ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, दिन में ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में उसे भोजन करना चाहिए। साथ ही उसे अपना रेगुलर अगर बात करें तो ब्लड चेक कराते रहना चाहिए, ताकि वो उसे एनीमिक तो नहीं है, कहीं उसे खून की कमी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि और उसे आयोडीन का भी सेवन करना चाहिए, आयोडीन नमक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का विकास जो है वो उस पर आयोडीन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के विकास में, ठीक है, उस समय गर्भावस्था में। अगर आयोडीन युक्त सेवन का, नमक का सेवन नहीं करती है, तो बच्चा जो है मंद बुद्धि तक पैदा हो सकता है, ठीक है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है युक्त भोजन उसको लेना चाहिए इस अवस्था में। इस अवस्था में अगर बात करें महिला जो है, ठीक है, अगर उससे पहले गर्भ धारण करने से पहले भी उसको कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे कि उसे कुछ जांचें, जैसे एड्स वगैरह है इत्यादि की उसको जांच करा लेनी चाहिए, हीमोग्लोबिन चेक करा लेनी चाहिए। साथ ही अगर बात करें गर्भावस्था में है तो उसे अगर, ठीक है, रेगुलर टाइम टू टाइम उसे अपना BP, ब्लड शुगर लेवल, थायराइड चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में ये सब जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये उसको डॉक्टर के पास रेगुलर संपर्क में रहना चाहिए, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां खानी चाहिए। तो ये बस गर्भवती की देखभाल में आता है, ठीक है। बाकी इसके बाद हमारा जो है प्रसव के पहले की जांचें हमने देख ली हैं, ठीक है। गर्भावस्था में वजन की निगरानी भी हमने आपको बता दिया, और गर्भावस्था में जो खतरे हैं उनसे बचाव। खतरे यही है कि अगर वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन नहीं करेगी तो उसे और उसके बच्चे को विभिन्न प्रकार के, ठीक है, अगर बात करें तो उसका बच्चा जो है उसे संकट उत्पन्न हो सकता है, विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो पर्याप्त पोषक तत्व भोजन ले और डॉक्टर के संपर्क में रहे, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेती रहे, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, हमारा जो 4 टॉपिक है वो है टीकाकरण। अगला टॉपिक क्या है? टीकाकरण, ठीक है। देखिए, अगर पढ़ाने को होता तो मैं आपको पूरा एक दिन में 3-4 घंटे का एक लेक्चर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रही है, ताकि आप एग्जाम टाइम पे, ठीक है, एक दिन में पूरा रिवीजन कर सकें। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टीकाकरण, ठीक है। टीकाकरण, टीकाकरण क्या है? अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग है उनके प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करना ही टीकाकरण कहलाता है, ठीक है। टीकाकरण कहलाता है। टीकाकरण बात करें तो टीकाकरण के अंतर्गत, ठीक है, महिलाओं को और बच्चों को टीके दिए जाते हैं, ठीक है। जिसमें महिलाओं को अगर बात करें तो गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्साइड की डोजें प्रदान की जाती हैं, टेटनस टॉक्साइड के टीके दिए जाते हैं। वहीं बच्चों को 16 वर्ष की, जन्म से 16 वर्ष की अवस्था तक उनका टीकाकरण किया जाता है। विभिन्न लाइलाज जो बीमारियां उनके प्रति, ठीक है, प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए उनको टीका लगाया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि आखिर इसको चार्ट के थ्रू समझते हैं कि टीकाकरण के दौरान, ठीक है, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को, ठीक है, कौन कौन सी लाइलाज बीमारियों के टीके प्रदान किए जाते हैं। तो अगर बात करें तो टीकाकरण में सबसे पहले बच्चों का देख लेते हैं और उसके बाद हम गर्भवती महिला का देखेंगे। तो बच्चों को जन्म के समय, यानी जैसे बच्चों का जन्म होता है, उनको 3 जो टीके हैं वो प्रदान किए जाते हैं, 3 डोजें दी जाती हैं। सबसे पहले BCG, ठीक है, बैसिलस, अगर बात करें BCG का टीका दिया जाता है, ठीक है। तो BCG का उनको टीका दिया जाता है। सेकंड जो है वो तपेदिक के लिए दिया जाता है, ठीक है, बैसिलस कैल्विटिस ग्वेरिन बोलते हैं इसको। तपेदिक यानी टीबी, क्षय रोग के लिए दिया जाता है BCG का टीका। हेपेटाइटिस जो है, इसकी हेपेटाइटिस B की खुराक दी जाती है। वहीं पोलियो ड्रॉप की, पोलियो 2 बूंद जिंदगी के, इसकी 0 खुराक दी जाती है, जन्म के समय उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। बात करें अगर जब बच्चा 1.5 माह का हो जाता है तो 1.5 माह यानी कि 4, 5, 6, ठीक है, 6वें सप्ताह या 1.5 माह पर उसे रोटा, ठीक है, रोटा जो डिसीज है, रोटा वायरस का, उसका एक टीका दिया जाता है। पोलियो का ये 0 खुराक थी, पोलियो की पहली खुराक प्रदान की जाती है। पेंटावोलिट वैक्सीन जो है, जैसे DPT, डिप्टीरिया, पार्टोसिस, टिटनेस, हिव और हेपेटाइटिस B, इसका जो है एक टीका दिया जाता है, जैसे 5 रोग के लिए होता है। PVC, ठीक है, अगर बात करें न्यूमोकोकल वैक्सीन, PVC जो है इसका, ठीक है, एक
टीका दिया जाता है, पहली डोज दी जाती है। एंड FIPV फ्रैक्शनल इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो की ये ड्रॉप है और ये टीका है। पहला टीका दिया जाता है कब, वो 1.5 माह का हो जाता है, याद रखना। ये 5 टीके प्रदान किए जाते हैं। जब बच्चा 2.5 माह का हो जाता है तो उसे 3 टीके प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पोलियो की सेकेंड डोज, 0 डोज हम देख चुके हैं जन्म पर, ठीक है, पोलियो की पहली ड्रॉप 1.5 माह पर, 2.5 माह पर पोलियो की दूसरी डोज, रोटा वायरस और पेंटावलेंट जो वैक्सीन है, ठीक है, इसके टीके दूसरे दो टीके, मतलब इनके दूसरी खुराकें दी जाती हैं। पहली खुराक यहाँ, दूसरी खुराक 2.5 महीने पर। वहीं जब बच्चा 3.5 माह का हो जाता है तो उसे रोटा जो डिजीज वायरस के कारण जो रोग है उसकी तीसरी खुराक, पेंटावलेंट वैक्सीन की तीसरी खुराक और पोलियो की तीसरी खुराक दी जाती है। वहीं फ्रैक्शनल इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन जो है इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, इसकी दूसरी खुराक दी जाती है, ठीक है। पहली खुराक हमने कब देखा था कि 1.5 माह पर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद PCV यानी कि न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है इसकी सेकंड खुराक दी जाती है। पहली खुराक जो थी वो 1.5 माह पर दी गई थी, दूसरी 3.5 माह पर दी जाती है, याद रखना। उसके बाद 9 माह से 12 माह के बीच में, ठीक है, जब बच्चा होता है तो उसे MR वैक्सीन की पहली खुराक दी जाती है। जापानी इंसेफेलाइटिस JE जैसे चमकी बुखार कहते हैं, इसकी पहली खुराक दी जाती है, ठीक है। विटामिन A, यहाँ पर विटामिन A लिख लीजिए कि विटामिन जो A है इसकी पहली खुराक दी जाती है, ठीक है, ओरल फॉर्म में रहता है, याद रखना। वही PCV यानी कि न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है, ठीक है, इसकी बूस्टर डोज प्रदान की जाती है। देखो पहली डोज कब दी गई, 1.5 माह पर, ठीक है, और सेकेंड डोज इसकी दी गई थी 3.5 माह पर, और बूस्टर डोज 9 से 12 माह में प्रदान की जाती है। वही 16 से 24 माह में देखा तो DPT की बूस्टर डोज, ठीक है, पहली बूस्टर डोज दी जाती है DPT की, ठीक है। वही विटामिन A की दूसरी खुराक पहली 9 से 12, दूसरी खुराक जो है, ठीक है, याद रखना कि 16 से 24 माह के बीच में दी जाती है, ठीक है, 9 में ही दी जाती है विटामिन A की, याद रखना। तो मैंने 9 से 12 के बीच में जो टीके दिए जाते हैं वो लिख के। सेकंड डोज के बाद 6 माह पर, जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए उसे, ठीक है, 9 खुराकें दी जाती है विटामिन A की टोटल मिला के। तो ये 2 ये हो गई, 7 और दी जाती है, टोटल 9 खुराक विटामिन A की होती है, याद रखना। MR वैक्सीन जो है इसकी सेकेंड डोज दी जाती है 16 से 24 माह पर, ठीक है। एंड JE जापानी इंसेफेलाइटिस की सेकंड डोज दी जाती है, एंड OPV की बूस्टर डोज दी जाती है, ठीक है। तो OPV की बूस्टर डोज दी जाती है कहाँ पर, 16 से 24 माह पर। बात करें अगर हम 5 से 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसे DPT की दूसरी बूस्टर डोज दी जाती है। पहली बूस्टर डोज हमने 16 से 24 माह में देखी है, दूसरी बूस्टर डोज 5 से 6 माह जब साल का बच्चा हो जाता है तो उसे DPT की दूसरी बूस्टर डोज दी जाती है, ठीक है, याद रखना। वही बात करें जब बच्चा 10 साल और 16 साल का हो जाता है तो उसे टिटनेस टॉक्साइड के टीके लगाए जाते हैं टिटनेस से बचाव के लिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बच्चों में, ठीक है, यानी जन्म से लेकर और 16 साल तक के बच्चों में, ठीक है, किस किस आयु में प्रदान किए जाते हैं और किन किन रोगों के लिए प्रदान किए जाते हैं, इनको अच्छे से रट्टा मार लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये पूछे जाएंगे कि किस उम्र में दिए जाते हैं, ठीक है। और पोलियो, विटामिन A वगैरह जो है इनकी खुराकें जो है कैसी ओरल दी जाती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। बच्चों में देख लीजिए 0 से 16 वर्ष। अब देखते हैं गर्भवती महिलाओं को। तो गर्भवती महिला जो अगर प्रथम बार गर्भवती हो रही है तो उसे टिटनेस टॉक्साइड का पहला टीका प्रदान किया जाता है, ठीक है, टिटनेस टॉक्साइड का पहला टीका प्रदान किया जाता है, इस जितने जल्दी हो सके। उसके बाद अगर वो, ठीक है, सेकेंड डोज जो है टिटनेस टॉक्साइड का सेकेंड डोज उसको दिया जाता है, ठीक है, टिटनेस टॉक्साइड का सेकेंड डोज दिया जाता है कब, पहला टीका जब उसने ले लिया उसके 1 माह के बाद, कितना, पहला टीका के 1 माह के बाद, ठीक है, दिया जाता है, याद रखना। उसके बाद अगर महिला जो है 3 साल के बाद फिर से गर्भ धारण करती है, 3 साल के अंदर, ठीक है, 3 साल से ज्यादा नहीं, 3 साल के अंदर, तो उसे फिर ये 2 टीके लेने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ एक बूस्टर डोज दी जाती है। क्या दी जाती है, बूस्टर डोज, टिटनेस टॉक्साइड की एक बूस्टर डोज दी जाती है। यदि महिला क्या 3 साल के अंदर, ठीक है, दोबारा क्या हो रही है, गर्भवती हो रही है, ठीक है, तो उसे बूस्टर डोज ओनली लेना पड़ता है। तो ये हमने देख लिया टीकाकरण, ठीक है, किन किन बीमारियों के टीके जो है वो प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था कि BCG का यानी कि क्षय रोग का टीका दिया जाता है जन्म के तुरंत, ठीक है, जन्म के बाद। उसके बाद हमने देखा था कि हेपेटाइटिस B, ठीक है, गंभीर बीमारी है, इसका संक्रमण अगर बात करें तो एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, उसका 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस B का टीका दिया जाता है। BCG जो है 1 वर्ष तक दे सकते हैं, ठीक है, अधिकतम उम्र 1 वर्ष तक रहती है। वहीं पोलियो की वैक्सीन जो है वो 15 दिनों के अंदर, जन्म से 15 दिनों के अंदर पोलियो 2 बूंद जिंदगी के प्रदान की जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि बच्चा 1.5 माह का हो जाता है, फिर 2.5 माह का, फिर 3.5 माह का,
ठीक है। उसके बाद देखा था हमने कि वो 9 से और 12 माह तक, फिर 16 से 24 माह तक, और उसके बाद 5 से 6 वर्ष और फिर 16 वर्ष, ठीक है, ये देख लिया था। फिर महिला को देखा था टेटनस टॉक्साइड के टीके दिए जाते हैं, टेटनस टॉक्साइड की पहली डोज, दूसरी डोज, और अगर वो 3 वर्ष के अंदर फिर से गर्भ धारण कर लेती है उससे अंदर, ठीक है, 3 से पहले, तो उसे बूस्टर डोज दिया था। तो ये हो गया हमारा टीकाकरण, ठीक है। विभिन्न लाइलाज बीमारियों के लिए भारत में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला 5th टॉपिक है क्या, स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें हमारा पहला कार्यक्रम जो है, हमारा पहला कार्यक्रम है ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 5th टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, नेशनल रूरल, ठीक है, हेल्थ मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगर बात करें ये जो मिशन है, ठीक है, ये कब लाया गया था, ठीक है, अगर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम की बात करें तो ये कार्यक्रम जो है कब लाया गया था, 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में आया, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें तो इसे स्वास्थ्य मिशन जो है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समाहित कर दिया गया, ग्रामीण शहरी दोनों को मिलाकर, ठीक है, एक बना दिया गया है। तो हम बात करेंगे हमारे टॉपिक में क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो चलिए देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है। और तो ये जो मिशन है 12 अप्रैल 2005 में आया था, और इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, इसको संचालित किया रहा है। ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, ठीक है, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो हमारे भारत सरकार का है, इसको द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। और इसका मेनली इसको लाने का प्रमुख उद्देश्य जो था, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करना, ठीक है, उनमें सुधार करना, इसका लाने का प्रमुख उद्देश्य था। देख लेते हैं कि ये जो मिशन है, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, NRHM के नाम से जो उसको जानते हैं, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 12 अप्रैल 2005, ठीक है, याद रखिएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो बाल मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाना था, ठीक है। क्या उद्देश्य था इसका, इसका एक उद्देश्य था बाल मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आना, ठीक है। यदि बात करें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना गांव में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, ठीक है। अगर बात करें स्थानिक स्वास्थ्य परंपरा तथा आयुष को, यानी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा, ठीक है, जैसे जड़ी बूटियों से इलाज होता है ना, तो वही स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और आयुष को पुनर्जीवित करना भी इसका एक उद्देश्य था, ठीक है। क्या है, स्थानीय स्वास्थ्य परंपराएं तथा आयुष को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य था। साथ ही स्थानीय स्तर पर जो स्थानिक बीमारी होती है, लोकल क्षेत्र में ही, कोई जैसे जेई जो है हर जगह नहीं होता, किसी के क्षेत्र में ही होता है, ठीक है, तो हर जगह जेई का टीका नहीं दिया जाता, जापानी इंसेफेलाइटिस जिसको बोलते हैं, चमकी बुखार, ठीक है। तो उसी तरीके से स्थानीय मतलब किसी क्षेत्र विशेष में कोई स्थानिक बीमारी है, उसके साथ संचरणीय, उसके साथ साथ उस बीमारी की रोकथाम तो करना ही, साथ ही साथ संचरणीय और, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेबल तथा गैर संचरणीय, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम, उनका नियंत्रण करना भी इस मिशन का उद्देश्य था। साथ ही अगर बात करें तो ये जो मिशन है मेनली कहाँ किसके लिए लाया गया, तो इसे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लोगों को, ठीक है, केंद्र सरकार का एक प्रमुख योजना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। अगर बात करें इसके तहत जो 18 राज्य है ना, ठीक है, वो उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ठीक है, याद रखना 18 भारत के राज्य जो हैं, ठीक है, वो उन पर विशेष राज्यों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि मेनली प्रमुख उद्देश्य था इसको लाने, ठीक है। तो जिसमें हमारा एक मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। हमारा क्या, अगर बात करें एक मध्य प्रदेश, ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश जो है उन 18 राज्य जो थे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो अब हो, ठीक है, यूटी, तो ये भी था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा NRHM, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम तथा उसके अंतर्गत संचालित कुछ प्रमुख योजनाएं, ठीक है। याद रखना कि ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ना, 2005 में आया था इसी समय, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना जो है, ठीक है, उसकी भी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 2005 में। तो आप लोग याद रखिएगा जननी सुरक्षा योजना। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना जो थी उसको लाने का प्रमुख उद्देश्य पता क्या था, जननी सुरक्षा योजना जो थी 2005 में ही आई थी, और अप्रैल 2005 में उसको लाने का प्रमुख उद्देश्य जो था वो ये था कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, ताकि मैंने बताया ना कि बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ठीक है, बाल मृत्यु नवजात, ठीक है, और महिला जो मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, यानी संस्थागत
प्रसव को बढ़ावा देना, डिलीवरी कहाँ हो, संस्था में हो, ठीक है। चलिए, तो अगला हम देख लेते हैं हमारा क्या है, जो हमारा खंड 1 है, ठीक है, उसमें ही अगर बात करें हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, हमारा अगला टॉपिक ICDS, ठीक है, यानी कि समेकित बाल, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी डेट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आती है, समेकित बाल विकास योजना, ठीक है। तो ये जो योजना है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है, ठीक है, भारत सरकार की एक योजना है, ठीक है। तो इसका जो कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, महिला एवं, ठीक है, बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, ठीक है, हमारे जो भारत सरकार, ठीक, केंद्र के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, मध्य प्रदेश से कौन है, ठीक है, आप लोग बताएंगे। चलिए, अब बात करें ICDS स्कीम जो है, ठीक है, इसे कब ले लॉन्च की गई थी, इसे कब लाया गया था, इसे 1975 में, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो कब लाई गई थी, 1975 में आई थी, कब आई थी, 1975 में आई थी, डेट आप लोग याद रखिए। और इसके अंतर्गत मेनली किसको फोकस किया गया है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो हैं उनको मेनली, ठीक है, इस पर फोकस, मतलब इसमें रखा गया है टारगेट। मेनली कौन है, इस जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए है मेनली, ठीक है। तो जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, कौन सी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, गर्भवती माताएं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, बात करें अगर गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं, धात्री मतलब स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं भाई, तो बच्चा किस पर डिपेंड होगा, 0 वर्ष का है, ठीक है, 1 वर्ष का भी नहीं है, धात्री अवस्था महिलाओं पर, ठीक है। तो धात्री महिलाएं, कौन सी धात्री महिलाएं, यानी कि गर्भवती महिलाएं, ठीक है। मेनली टारगेट कौन है अगर इसके अंतर्गत मेनली किसको सम्मिलित किया गया है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, ठीक है, मेनली इस पर रखा गया है, ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इस ICDS जो है इसके तहत कुछ योजनाएं संचालित हैं जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है कि ICDS के अंतर्गत संचालित कुछ प्रमुख योजनाएं। तो देखो, पहली योजना है जिसे हम आंगनवाड़ी सेवा योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है, आप लोग नाम नोट कर लीजिए, डिटेल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहली योजना क्या है, जिसे हम आंगनबाड़ी, कौन सी, आंगनबाड़ी सेवा योजना के नाम से जानते हैं, कौन सी योजना, आंगनबाड़ी सेवा योजना, ठीक है। पहली योजना पूछ सकते हैं, आंगनबाड़ी सेवा योजना जो है किसके अंतर्गत संचालित है, तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना संचालित है। और इसमें लाभार्थी जो है 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। याद रखना, आंगनबाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन है, 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, ठीक है, इसके जो है, ठीक है, और धात्री महिलाएं जो है इसके मेनली, ठीक है, अगर बात करें लाभार्थी है। और इसमें एकदम आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत, ठीक है, 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। कितनी सेवाएं हैं, याद रखिएगा, कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है, 6 सेवाएं हैं, ठीक है, 6 सेवाएं, ठीक है। इनका आंगनबाड़ी सेवा योजना जो कि ICDS के अंतर्गत संचालित है, इनके अंतर्गत लाभान्वित ये है। और इसमें 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है, जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, ठीक है। ये जो 6 सेवाएं हैं इनका आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत पैकेज प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला इसके अंतर्गत संचालित एक अन्य योजना है जिससे कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आई थी, 2017 में आई थी। कब आई थी, 2017, डेट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, याद रखना, ठीक है, 2017 में। बाकी आंगनबाड़ी सेवा योजना 1975 में इसके साथ ही आई थी, ठीक है। ये कब आई थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में आई थी। इसमें अगर बात करें तो महिलाओं को, ठीक है, 3 किस्तों में 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं पहले, ठीक है। अगर बात करें तो 1,000 रुपये, फिर 2-2 हज़ार की 2 किस्तें दी जाती है। और अगर महिला जो है वो संस्थागत प्रसव भी करा रही है, ठीक है, गर्भवती महिला संस्थागत प्रसव करा रही है, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए ही है मेनली। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसमें पहले जो है वो जांचों के लिए 1,000 रुपये, बाद में अगर बात करें तो 2,000 और 2,000, ठीक है, ऐसे 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और अगर महिला संस्थागत प्रसव कराती है तो उसे 1,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल, ठीक है, अगर वो जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ ले रही है तो उसे टोटल 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, याद रखिएगा। वैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने, 5,000, और अगर वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव कराती है तो 1,000 रुपये और, तो टोटल कितने हो गए, 6,000, याद रखिएगा, ठीक है। 1,000
का पहला किस्त 2000 इस तरीके से 2 किस्तें और तो 5, और जननी सुरक्षा योजना वाली 1000 की और, तो टोटल हो गए 6000। ठीक है, याद रखना। लेकिन इसके तहत तो 5, और जननी सुरक्षा अगर लाभ लेगी तो 1000 और। ठीक है, इसके अंतर्गत एक अन्य जो योजना है ICDS के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय क्रैंच या शिशु गृह योजना। ठीक है, कौन सी क्रैंच या शिशु गृह योजना? क्या? शिशु गृह योजना। ठीक है, जिसे हम क्रैंच योजना के नाम से भी जानते हैं, शिशु गृह, जिसको क्रैंच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रैंच के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो माताएं हैं, अगर वो कामकाजी महिला है, तो अपने बच्चों को इन शिशु गृह में छोड़कर जा सकती हैं, और यहाँ पर उनको, ठीक है, थोड़ी बहुत शिक्षा प्रदान की जाती है, पोषण युक्त आहार भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये शिशु गृह स्थापित किए गए हैं, और इसमें 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के, ठीक है, जो बच्चे हैं उनके लिए ये शिशु गृह होते हैं। ठीक है, और उनकी देखभाल की जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम पोषण अभियान। ठीक है, तो पोषण अभियान जो है वो ICDS के अंतर्गत संचालित एक योजना है। कौन सा अभियान? पोषण अभियान। कौन सा अभियान? पोषण अभियान। और इसे कब लाया गया था? इसे लाया गया था 2018 में। कब लाया गया था? 2018 में। ठीक है, पोषण अभियान, इसका उद्देश्य मतलब छोटे बच्चों में कुपोषण, ठीक है, अल्पपोषण, एनीमिया इत्यादि को, ठीक है, दूर करना है। ठीक है, और जो किशोरियां हैं, अगर किशोर हैं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, धात्री महिलाएं, मतलब सब पर इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी कि मेनली कुपोषण को दूर करना है, पोषण अभियान का मेन उद्देश्य है। ठीक है, सभी को मिलकर टारगेट कर लिया गया है। तो ये हमारी हो गई ICDS के अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं क्या है। ICDS को कब लाया गया था, किसके अंतर्गत इसका संचालन किया जा रहा है, तथा इसके अंतर्गत टारगेट कौन कौन है, ये हमने पूरा देख लिया। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुपोषण क्या है। ठीक है, हमारा 6 टॉपिक है इस जो खंड है, ठीक है, 55 नंबर का, जिसमें हमारा 6वां टॉपिक क्या है? कुपोषण। ठीक है, और कुपोषण को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, उसके द्वारा कौन कौन से। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक जो 6 है वो कुपोषण, जन्म के पूर्व, कारण, संरक्षण के उपाय तथा जन्म के बाद। सबसे पहले देख लेते हैं कुपोषण आखिर क्या है। ठीक है, कुपोषण। कुपोषण, तो कुपोषण की बात करें, कुपोषण वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है उसे बैलेंस डाइट नहीं प्राप्त होती है, यानी कि उसे पर्याप्त पोषक तत्व तो नहीं मिलते, या तो आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो जाते हैं, या तो आवश्यकता से कम प्राप्त हो जाते हैं। दोनों स्थिति में व्यक्ति जो है या बच्चा जो है कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो कुपोषण जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अति अधिक पोषण, और दूसरा होता है न्यून पोषण। एक होता है न्यून पोषण, ठीक है, न्यून पोषण जब हो रहा है, और एक हो रहा है जब किसी को आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो अधिक, ठीक है, पोषण। ठीक है, तो कुपोषण 2 प्रकार का, न्यूनता की स्थिति में और अधिकता की स्थिति में। जब पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक मात्रा प्राप्त होगी तो उसे विभिन्न प्रकार के हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, मोटापा हो सकता है। तो इसके कारण क्या होता है? मोटापा होता है। क्या होता है? मोटापा होता है। उसे हृदय संबंधी, ठीक है, उसे हृदय संबंधी क्या होते हैं? रोग हो जाते हैं। उसका जो BP है वो बढ़ सकता है। ठीक है, उसे मधुमेह हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यक्ति को मधुमेह हो सकता है इत्यादि। ठीक है, वहीं अगर पोषक तत्वों की कमी हो, पोषक तत्वों की कमी हो तो भी उसे कुपोषण हो सकता है, और इसके कारण विभिन्न प्रकार के क्या हो जाते हैं? उसे रोग हो जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें आयरन की कमी से, ठीक है, घेंगा डिसीज हो जाती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। आयरन की कमी हो तो उसे एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। तो ये कुपोषण के परिणाम है। अब कुपोषण ना हो तो कुपोषण के कारण अगर देखें, जन्म के पहले कुपोषण के कारण, ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? जन्म के पूर्व कुपोषण के कारण। तो हम देख लेते हैं जन्म के पहले, ठीक है, जन्म के पूर्व कुपोषण के कारण। तो जन्म के पहले कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं भाई? जन्म के पहले कुपोषण के ये कारण है कि महिला को पर्याप्त, जो माता है उसकी, गर्भवती महिला, कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, जिसके जो बच्चा है वो कुपोषण हुआ, उसको क्यों हुआ कुपोषण? कुपोषित पैदा हुआ क्योंकि गर्भावस्था में महिला को पर्याप्त पोषक तत्व तो नहीं मिले। ठीक है, विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादी परंपरा है कि महिलाओं को परिवार में जो सब खा ले उसके बाद खाना चाहिए, ठीक है, इत्यादि। पिछड़ापन जो है समाज का, बेरोजगारी जो है, अगर बात करें अशिक्षा, ठीक है, ये सब जो कारण है वो बच्चे में कुपोषण के कारण हो सकते हैं, उसको पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इनके संरक्षण के उपाय क्या है, तो उसके संरक्षण के उपाय है कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उनकी लोगों तक पहुंच हो ताकि उन्हें पर्याप्त पोषक युक्त भोजन मिल सके। जैसे कि हमने भी विभिन्न प्रकार की स्कीम पढ़ी, ICDS के अंतर्गत जो है NRHM जो है वो चलाया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवा सबको मिले। ठीक है, ICDS के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इन जो सरकार द्वारा चलाई गई
योजना है उनका लाभ लोगों को मिले, ठीक है, ताकि पर्याप्त उनको पोषक तत्व प्राप्त हो और शिक्षा इसको दूर करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। चल ठीक है, तो ये हमने देख लिया जन्म के पूर्व कुपोषण के कारण में क्या क्या था और उसको दूर करने के उपाय। इसी तरीके से जन्म के बाद कुपोषण के कारण क्या हो सकते हैं, तो जन्म के बाद भी कुपोषण के कारण में यही है कि बच्चा जो है उसे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। माँ जो है, ठीक है, यदि दाहती अवस्था में है तो उसे पर्याप्त पोषक तत्व युक्त भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसे बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार हो सकता है, ठीक है। साथ ही महिला में कोई अगर गंभीर रोग है तो उसके कारण भी, ठीक है, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और बच्चा जो है वो कुपोषित हो सकता है। कई कारण है, तो इनको दूर करने का उपाय यही है कि आप अच्छा भोजन खाइए और डॉक्टर के संपर्क में रहिए, ठीक है, समय समय पर जांच कराते रहिए, तो आपका बच्चा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। चलिए, तो ये हो गया कुपोषण, ठीक है। अगर बात करें कि एक ही चीज़ आप याद रखिए, बॉडी मास इंडेक्स BMI बोलते हैं, BMI जो होता है, ठीक है, तो BMI कितना होना चाहिए पूछ सकते हैं। तो BMI जो है अगर आपका 18, ठीक है, 18.5 से कम है तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, याद रखना। तो BMI को हम नापते कैसे हैं, हमारा जो वजन है, ठीक है, हमारा वजन किलोग्राम में प्लस हमारी जो हाइट है, तो हम अपनी हाइट जो है उसको हम मीटर में लेते हैं। हाइट को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो हाइट का, ठीक है, स्क्वायर और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वजन जो है हमारा वेट किस में लेते हैं, हम किलोग्राम में लेते हैं, WEIGHT वेट जो है किलोग्राम में लेते हैं। हाइट को मीटर स्क्वायर में लेते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम अपना क्या निकाल लेते हैं, BMI निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, BMI निकाल लेते हैं, याद रखिए क्या निकालते हैं, BMI निकालते हैं। और BMI जो है वो हर परिस्थिति में अलग अलग होता है, ठीक है। BMI जो है हर परिस्थिति में क्या होता है, अलग अलग होता है। BMI के द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई जो महिला है, ठीक है, या कोई बच्चा है तो वो कुपोषित है, मतलब कैसा मोटा है, कितना अच्छा, तो उसकी स्वास्थ्य स्थिति कितनी है। तो ये इसका फॉर्मूला है, कभी कभी पूछ सकते हैं, याद रखना। 18.5 से अगर किसी का BMI कम है तो वो कुपोषण की शिकार की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा जो ये टॉपिक की कुपोषण क्या है, इसको हम किस तरीके से, ठीक है, कुपोषण को दूर कर सकते हैं। लास्ट हमारा खंड जो 1 है, इसका लास्ट अंतिम टॉपिक है विभिन्न बीमारियां, ठीक है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जिसमें हमारी पहली बीमारी है जिसे कि हम लूज मोशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लूज मोशन के नाम से जानते हैं। पहली बीमारी जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, लूज मोशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो, चलिए, इस जो खंड हमारा 55 मार्क्स का, इसका अंतिम टॉपिक है क्या, लूज मोशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। दस्त पहली बीमारी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दस्त के नाम से जानते हैं। तो दस्त कई कारणों से हो सकते हैं, ठीक है। दस्त जो है कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई वायरस बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया, फंगस का संक्रमण हो गया, ठीक है, तो बच्चा या कोई भी किसी भी स्थिति में, ठीक है, ये आम बीमारी, जैसे डायरिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम डायरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रोकथाम के लिए अगर बात करें तो रोटा वायरस, जब रोटा वायरस का संक्रमण हो जाता है ना, तब भी दस्त हो जाते हैं और इसमें जो मोशन है, ठीक है, वो काफी पतला हो जाता है, ठीक है, और पानी से बहुत, शरीर से बहुत सारा जो जल है, ठीक है, वो निकल जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। और अंततः अगर सही समय पर, ठीक है, डॉक्टर का संपर्क न किया जाए और दस्त काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो बच्चे की या व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, बहुत अनियमितताएं हो सकती हैं। अगर बात करें उसकी स्थिति काफ़ी खतरनाक हो सकती है, इसलिए तुरंत अगर एक दिन में व्यक्ति जो है, ठीक है, लगातार अगर बात करें 8-10 बार जा रहा है तो उसे डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि जो लूज मोशन है, ठीक है, वो कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि तो जो लूज मोशन है वो विभिन्न कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि वायरस का या तो आपको संक्रमण हो गया हो, या किसी बैक्टीरिया का संक्रमण हो, या फंगस का संक्रमण हो, या प्रोटोजोआ का संक्रमण हो, ठीक है। यानी विभिन्न कारणों से आपको लूज मोशन हो सकते हैं। साथ ही आपने कभी ज़्यादा खाना खा लिया हो या फूड पॉइजनिंग हो गई हो, ठीक है, तो भी आपको लूज मोशन हो सकते हैं। इसमें मेनली प्रभावित अंग हमारा क्या होता है, आंत होता है और इसमें पानी की अत्यधिक हानि होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको बहुत ही कमजोरी आ जाती है हमारे शरीर में, हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें इस अवस्था में ORS, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS लेना चाहिए, चलिए, और पानी पीते रहना चाहिए।
साथ ही जिंक, ठीक है, जिंक की भी मात्रा भी लेते रहना चाहिए। जिंक की गोली का भी सेवन करना चाहिए अगर आप लूज मोशन के शिकार हैं। चलिए आगे देखते हैं उल्टी। तो उल्टी के भी कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें जैसे कि फूड पॉइजनिंग वगैरह, ठीक है, या फिर विभिन्न कारणों से उल्टी जो हो सकती है। इसमें आमाशय के अंदर, ठीक है, पदार्थ जो होते हैं, उल्टी वह क्रिया है जिसमें आमाशय यानी स्टमक से पदार्थों को बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है, ठीक है, उसे हम उल्टी कहते हैं। साथ बात करते हैं अगर आंखों का और नाल का संक्रमण, हमारे टॉपिक सिलेबस में मेंशन है ये, ठीक है। आंखों का और नाल का संक्रमण, नाल मतलब आहार नल और आंख मतलब आई, ठीक है। तो आंखों का संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि कई कारणों से हो सकता है। धूल मिट्टी के कारण भी हो सकता है आंखों में, ठीक है। तो अगर बात करें एक डिसीज है जिसे ट्रेकोमा के नाम से जानते हैं, आंखों संबंधी एक बीमारी है ट्रेकोमा, और इसमें मेनली बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। वहीं कंजक्टाइविस, ठीक है, आंख जो है लाल लाल सी हो जाती है, वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। आंखों संबंधित एक रोग है। बात करें नाल संबंधित बीमारी में टाइफाइड, जिसे साल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं, इस बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड रोग हो जाता है, ठीक है, और दूषित भोजन पानी से ये फैलता है। चलिए हैजा, हैजा अगर बात करें इसे कॉलरा के नाम से जानते हैं, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, इसके संक्रमण से हैजा होता है। हैजा किससे होता है बात करें तो विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया है, इसके संक्रमण से होता है, ठीक है। तो उल्टी वगैरह होते हैं, ठीक है, काफ़ी अगर बात करें उल्टी, दस्त वगैरह, ठीक है, ये होते हैं। और मल जो है वो काफ़ी पतला हो जाता है, ठीक है। तो अगर सही समय पर उपचार न मिले तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गर्मियों का समय अक्सर देखने को मिलता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। चलिए आगे देखते हैं। अगर हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं, जब आपको उल्टी वगैरह हो, फूड पॉइजनिंग हो जाए, बहुत उल्टी हो रही हो, ठीक है, तो आपको कैसा सेवन करना चाहिए, आपको बार्ट, ठीक है, BART, बार्ट, बार्ट मतलब होता है बनाना एप्पल, ठीक है, बनाना एप्पल, ठीक है, और राइस, ठीक है। अगर बात करें बार्ट में क्या होता है, बनाना, ठीक है, बाट ब्राट, ब्राट बोलते हैं, ब्राट, ठीक है, बनाना राइस एप्पल, बनाना राइस एप्पल और टोस्ट, ठीक है, इनका सेवन हमको करना चाहिए, ये फायदेमंद होता है ब्राट। चलिए अगला बात करें अगर हम निमोनिया, तो निमोनिया जो है विभिन्न कारणों से हो सकता है। निमोनिया का कोई एक कारण नहीं होता, वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया फंगस के संक्रमण से भी निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया का कोई एक कारण नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। विभिन्न कारणों से हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया का संक्रमण हो, वायरस का, इसलिए विभिन्न कारण लिखती है मैंने, विभिन्न कारकों के द्वारा, ठीक है। जैसे कि विभिन्न कारण हो सकते हैं, विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का संक्रमण हो गया हो, ठीक है, इत्यादि कारण हो सकते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है जैसे कि हम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, या न्यूमोकोकस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, बैक्टीरिया। जबकि वायरस और फंगस के संक्रमण से भी निमोनिया होता है। लंग्स जो वो अफेक्टेड, इसमें प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े हैं, ठीक है। बात करते हैं खसरा की, तो खसरा जो है, ठीक है, इसका जो रुबेला वायरस से होता है, खसरा रोग जो है वो वायरस से होता है, और वायरस का नाम क्या है, रुबेला वायरस है, ठीक है। और इसका जो संक्रमण है, ठीक है, अगर बात करें कोई व्यक्ति जो है उसके नाक मुंह, अगर ठीक है, वो उसका जो वायरस है कहाँ रहता है, उसके नाक वगैरह मुंह में रहता है, कोई अगर खांसता है, ठीक है, तो खांसी, खखार वगैरह इत्यादि से, ठीक है, यह एक से दूसरे में फैलता है। और इसमें व्यक्ति, बच्चे पर क्या छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ठीक है, खसरे में लाल लाल दाने निकल आते हैं, उससे बुखार वगैरह आता है। चलिए आगे देखते हैं गलघोटू। तो जो गलघोटू है इसे डिप्थीरिया के नाम से जानते हैं, और इसका बैक्टीरिया जो है उसे कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीराई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डिप्थीराई के नाम से जानते हैं। और इसका संक्रमण मेनली क्या होता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारी जो ट्रेकिया है, ठीक है, वो अफेक्टेड होती है, हमारी श्वास नली अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है, टॉन्सिल वगैरह ये समस्या देखी जाती है। और इसमें गले में खराश, बुखार वगैरह होती है, ठीक है, गले में बुखार वगैरह मतलब खराश बुखार होता है, और अगर सही समय पर उपचार ना हो तो बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। बात करें टिटनेस, तो टिटनेस जो है काफ़ी घातक बीमारी, से लॉक जो डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जबड़ा जो है, टिटनेस अगर किसी व्यक्ति को हो गई तो उसका जबड़ा जो है वो एकदम से अकड़ आता है, और उसे सांस तक नहीं ले पाता, और व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। तो क्लास्ट्रीडियम टिटानी नामक बैक्टीरिया के कारण टिटनेस होता है, और इसलिए हमने भी टीकाकरण में देखा था कि टिटनेस टॉक्साइड के महिलाओं को गर्भवती अवस्था में टीके दिए जाते हैं, वहीं 10 और 16 वर्ष की अवस्था में भी इसके टीके दिए जाते हैं। चलिए बात करें अगर इसमें नर्वस सिस्टम वगैरह हमारा प्रभावित हो जाता है। काली खांसी, जिसे कुकुर खांसी भी बोलते हैं, जो बॉर्डिटेला पर्टुसिस के द्वारा फैलता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, इसका संक्रमण जो है एक बैक्टीरिया जनित रोग है, बॉर्डिटेला पर्टुसिस द्वारा होता है। इसे वूपिंग कफ भी बोलते हैं। इसमें व्यक्ति जब खांसता है तो कुत्ते ऐसी वो की आवाज आती है, लगातार खांसी आती है और मूत्र तक निकल जाता है, ठीक है, इतनी भयंकर खांसी होती है। इसमें जो प्रभावित अंग है, हमारा श्वसन तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके लिए हम DPT की वैक्सीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं,
डीपीटी की वैक्सीन, ठीक है। डीपीटी की वैक्सीन होती है डीपीटी, डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। टिटनेस के लिए भी फायदेमंद है, ठीक है। डिप्टीरिया गलघोटू के लिए और काली खांसी, ठीक है। पर्टूसिस मतलब काली खांसी, याद रखिएगा। अगला देखते हैं टीबी। तो टीबी जो है, ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसमें प्रभावित अंग जो है मुख्यतः फेफड़े होता है। क्या होता है? फेफड़े। अन्य अंग भी प्रभावित हो जाते हैं, मुख्य अंग क्या है? प्रभावित फेफड़े हैं। और इसका अगर बात करें, इसके लिए हम बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं। जन्म के तुरंत बाद लगाई जाती है बीसीजी की वैक्सीन, ठीक है। किसकी वैक्सीन? बीसीजी की वैक्सीन। तो ये हमारे हो गए, ठीक है। हमारा अंतिम टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये जो पूरा लेक्चर था वो हमारा महिला सुपरवाइजर का जो आपका एग्जाम है, ठीक है, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए खंड 1 यानी 55 मार्क्स जो है उसके लिए पूरा हमने रिवीजन कर लिया है। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए। आप तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। आपको खंड 2 मिल जाएगा, इसी तरीके से खंड 3 और खंड 4, ठीक है। मतलब एक एक वीडियो में आपके चारों खंड कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं खंड 2 के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।